हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू वन शॉर्ट वीडियो ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन 2। तो ऑब्वियसली आप जानते होंगे, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पे पावर सिस्टम जो आपका फर्स्ट था और कंट्रोल सिस्टम उसके जो हमने पूरे वन शॉट बहुत ही अच्छे से अपलोड किए हैं। और आप लोगों के भी बहुत से अच्छे फीडबैक आ रहे थे, लेकिन आप लोगों के बहुत से कमेंट आ रहे थे इलेक्ट्रिकल मशीन 2 के लिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इलेक्ट्रिकल मशीन 2 इज़ वन ऑफ द इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट फॉर मी, जिसको पढ़ने और समझाने में मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए इलेक्ट्रिकल मशीन 2 के आज हम यूनिट नंबर 3 को पूरा अच्छे से इसका पोस्टमॉर्टम या सबसे अच्छे से इसका वन शॉट पढ़ने की हम कोशिश करते हैं। तो जितना अच्छा हो सके, अभी तक जो भी मैं पावर सिस्टम या कंट्रोल सिस्टम का पीपीटी बना रहा था उसमें मुझे बनाने में थोड़ा उतना अच्छे से उतना नॉलेज नहीं था, जैसे अगर बताऊं। लेकिन अगर मशीन की हम बात करें तो मशीन वन ऑफ द माय फेवरेट सब्जेक्ट, जो कि मैंने डिप्लोमा में भी बहुत अच्छे से पढ़ा था और इसके बारे में मुझे बहुत अच्छे से नॉलेज है। तो जितना अच्छे से अच्छा कंटेंट मैं वन शॉट में आपको समझा सकता हूँ उतना समझाऊंगा। लेकिन आपको मैं प्रीफर करूँगा कि अगर आप इसको बिल्कुल अच्छे से लेक्चर वाइज देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो पे ऑलरेडी 44 या 43 वीडियो पूरे आपके मशीन सेकंड की ऑलरेडी पड़े हुए हैं। तो आप वहाँ से जाके जो टॉपिक अगर वन शॉट में आपको नहीं समझ में आता है तो वहाँ से आप टॉपिक वाइज देख सकते हैं। तो आज के जो ये यूनिट नंबर 3 है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 3 से, क्योंकि यूनिट नंबर 3 जो है यहाँ से इंडक्शन मोटर स्टार्ट होता है। और इंडक्शन मोटर थोड़ा सा ईजी है एज कंपेयर टू सिंक्रोनस जो मोटर है। और थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर, उसके बाद फिफ्थ चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे। ये जो थर्ड फोर्थ और फिफ्थ है ये इजी चैप्टर है और इसमें स्कोर आप अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए आज यूनिट नंबर 3 कवर करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं सिलेबस का कि आपका जो यूनिट नंबर 3 है उसमें सिलेबस क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें यूनिट नंबर फर्स्ट, तो देख सकते हैं यूनिट नंबर फर्स्ट का जो कंटेंट ऑन सिलेबस है बहुत बड़ा है और ये सिंक्रोनस मशीन 1 है। सिंक्रोनस मशीन 2 जो है यूनिट नंबर सेकंड है, इसलिए इसको हम बाद में कवर करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम यूनिट नंबर 3 को कवर करेंगे, देन 4, देन 5। तो अगर यूनिट नंबर 3 की हम सिलेबस की बात करें तो हमें क्या क्या वन शॉट में पढ़ना है सबसे पहले मैं बता देता हूँ। तो यूनिट नंबर 3 जो है आपका इलेक्ट्रिकल मशीन द 3 फेज इंडक्शन मशीन फर्स्ट है, जिसमें हमें कंस्ट्रक्शन पढ़ना है। सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन से स्टार्ट करेंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर, उसके बाद रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, उसके बाद उसके वर्किंग प्रिंसिपल, फिर उसके इक्विवेलेंट फेजर डायग्राम जो है वो पढ़ेंगे, फिर टॉर्क पावर इक्वेशन पढ़ेंगे, टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, नो लोड और ब्लॉक रोटर टेस्ट एंड इफिशिएंसी। तो मैं अपने अकॉर्डिंग या सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये वन ऑफ द कोर सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल से। अगर आप हैं तो मशीन से थोड़ा भी, जो मशीन हमने बोला था कल के वीडियो में कि मशीन जो पावर सिस्टम और जो कंट्रोल सिस्टम है, आप इसको हल्के में बिल्कुल नहीं ले सकते। और सबसे बड़ी बात, अगर हम मशीन की बात करें तो मशीन को अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो इसमें बहुत अच्छे से आपको इंटरेस्ट आ जाएगा। इसमें कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिसे आप छोड़ सकते हैं, सभी टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और आपको मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा कि आपको समझ में आए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 3, जो कि आपका क्या है यूनिट नंबर 3 का नाम। यूनिट नंबर 3 का नाम है 3 फेज इंडक्शन मशीन फर्स्ट। तो सबसे पहले देखिए आपका कंटेंट क्या था। कंटेंट में सिलेबस में कंस्ट्रक्शन ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। देखिए, आप अभी तक मैं बार बार कहता हूँ कि आप ऐसे मत समझिए कि आपका वन शॉट ये लेक्चर वाइज है। जो आपका यूनिट नंबर 3 है उसको अगर अच्छे से समझाया जाए लेक्चर वाइज तो मे बी 10 लेक्चर लगेंगे। लेकिन 10th लेक्चर, जो भी 10th लेक्चर है उसको कंबाइन करके 1 घंटे में बताना ये बहुत बड़ी टास्क होती है। लेकिन वो 1 घंटे में पूरा अच्छे से समझाना ये मेरा टास्क है और समझना आपका टास्क है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये 3 फेज इंडक्शन मोटर का हम कंस्ट्रक्शन से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, कोई भी मोटर होता है तो आप ऑब्वियसली देखिए स्टार्टिंग करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन प्लीज़ कीप पैसेंस। एक बार जैसे हम समझाना स्टार्ट करेंगे बिल्कुल हम समझाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो भी हम कंटेंट दे रहे हैं, बार बार हम कहते हैं वन शॉट मीन्स रिवीजन। आपको हम रिवाइज करा रहे हैं, आपका कंसेप्ट एक बार आप पढ़े हुए हैं, मेरा इतना उम्मीद है, और आप इसको बस रिवाइज कर रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आप जानते होंगे कि जो आपका कोई भी मोटर या जनरेटर होता है उसमें 2 पार्ट होता है। एक जो होता है वो बाहर का होता है, उसे हम स्टेटर कहते हैं, और जो अंदर जो रोटेट होता है उसे रोटर कहते हैं। तो ऐसे ही अगर 3 फेज हम इंडक्शन मोटर की बात करें तो इसमें सबसे पहले हम स्टेटर की बात करेंगे। तो स्टेटर देखिए, जो भी चीज़ थ्योरेटिकल है उसको हम बहुत उतना ध्यान नहीं देंगे, आप उसे पीपीटी में पढ़ सकते हैं। तो जो आपका 3 फेज इंडक्शन मोटर का स्टेटर है वही लिखा है कि स्टेटर इज ए स्टेशनरी पार्ट ऑफ मोटर एंड दिस इज मेड ऑफ सिलिकॉन स्टील।
और इसमें स्टैंपिंग किया जाता है। और सिलिकॉन स्टील क्यों यूज किया जाता है, इसका रीज़न ये है कि हिस्टैरिसीस लॉस से बचाने के लिए, और स्टैंपिंग किया जाता है ईडी करंट लॉस से बचाने के लिए। तो इसमें मतलब ऐसा क्यों यूज किया जाता है, इतना हम डीपली नहीं जानने वाले हैं। आपको फिर से हम सजेस्ट करेंगे कि आपको अच्छे से एकदम बिल्कुल पढ़ना है तो आप हमारे 43 या 44 वीडियो लेक्चर पढ़े हों, उसमें बहुत अच्छे से हमने पूरा अच्छे से मतलब डिस्कस किया है कि स्टैंपिंग क्यों करते हैं, मतलब क्या रीज़न है एडी करेंट और हिस्टैरिसीस लॉस का। इसमें केवल वन शॉट के मतलब वन शॉट के तरीके से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो आपका ये स्टेटर हो गया। मतलब स्टेटर देखिए यहाँ समझा देते हैं। जो आपका कंस्ट्रक्शन अगर आएगा तो ये फिगर जरूर बनाइएगा, जिसमें देखिए ये सबसे आउटर लेयर जो है ना, आउटर लेयर इसे स्टेटर कहते हैं। जो इसमें वाइंडिंग होता है स्टेटर में, उसे स्टेटर वाइंडिंग कहते हैं। और ये जो बीच में आपको दिख रहा है इसे शाफ्ट कहते हैं, ठीक है। और ये जो मतलब ये दिख रहा है मतलब ये रोटेट करता है, इसलिए इसमें जो वाइंडिंग होता है उसे रोटर वाइंडिंग कहते हैं। और नीचे जो है बेस है। तो आपने देखा कि आपका जो इलेक्ट्रिकल मशीन होता है उसमें दो पार्ट होता है। पहला जो होता है मतलब मोटर होता है या जनरेटर, एक स्टेटर होता है एक रोटर होता है। स्टेटर जो होता है मतलब स्टेटिक मतलब रुका हुआ होता है, और रोटर जो होता है वो रोटेट होता है। तो बस इतना है इसके मतलब जो भी हमने ये पीपीटी दिया है आप इसे पढ़ सकते हैं। इसमें पूरा हमने जो बताया वही बताया, जो बताया वही लिखा हुआ है कि मतलब स्टेटर जो होता है स्टेटर वाइंडिंग को हम या तो स्टार में या डेल्टा में कनेक्ट कर सकते हैं। और मतलब जो स्टेटर होता है उसके पास में टर्मिनल बॉक्स होता है जिसमें 3 पिन होती हैं। और मतलब सब कुछ लिखा हुआ है जो आपकी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आपको हमने स्टेटर बताया कि स्टेटर क्या होता है, उसके बाद ये डायग्राम हो गया जो कि डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। देन अगर बात करें रोटर की, तो रोटर आर टू टाइप, मतलब रोटर जो होते हैं ना इंडक्शन मोटर में, देखिए इंडक्शन मोटर में 2 टाइप्स के रोटर होते हैं। आप जानते होंगे कि पहला टाइप के रोटर को हम स्क्वेरल केज कहते हैं। इसको स्क्वेरल केज क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिए सबसे पहले इसका आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन, ये जो है केज की तरह है। मतलब गिलहरी का जो केज होता है, मतलब इसके नाम पे पड़ा हुआ है कि ये मतलब एक स्क्वेरल, स्क्वेरल मतलब क्या, गिलहरी के जो मतलब ये पिजड़ा पिजड़ा कह सकते हैं ना, हाँ पिजड़े की तरह है, इसलिए इसका नाम स्क्वेरल केज रखे हैं। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद अगर सेकेंड मोटर की बात करें जैसे वाउंड टाइप या स्लिप रिंग कहते हैं। तो ये देख सकते हैं ये जो होता है इसमें वाइंडिंग होता है। और ये इसमें जो होता है अगर मतलब देखिए अभी हम समझाते हैं, बस आपको इतना समझना कि 2 टाइप का रोटर होता है। पहला जो होता है वो क्या उसका नाम होता है, पहला रोटर जो होता है स्क्विरल केज। तो ये स्क्विरल केज की अगर बात करें, दिस टाइप ऑफ मतलब जो ये होता है बहुत ही सिंपल होता है इसका कंस्ट्रक्शन, और बहुत लंबे समय के लिए चलता है। और इसमें जो होता है हम क्या करते हैं, कंसिस्ट ऑफ सिलिंड्रिकल लेमिनेटेड कोर विथ स्क्यूड स्लॉट। देखिए रोटर स्लॉट, जो रोटर स्लॉट होता है वो स्क्यूड होता है। अब स्क्यूड क्यों होता है, इसके भी रीज़न होते हैं। मतलब ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि जिसके रीज़न नहीं है, लेकिन हर एक रीज़न को यहाँ पे हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं। उसके लिए बार बार हम कह रहे हैं कि 44 वीडियो लेक्चर पड़ा हुआ है, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप जाके देख सकते हैं। मतलब हार्मोनिक्स को घटाने के लिए, कोगिंग क्रॉलिंग को हटाने के लिए हम इसको स्क्यूड करते हैं। और ये जो होता है आपका जो स्क्वेरल केज होता है वो इंड रिंग, जो ये आपका ये कंडक्टर है, सभी कंडक्टर है, और लास्ट में जो इंड रिंग से शॉर्ट सर्किट होते हैं। तो ये आपका हो गया रोटर जो हो गया। पहला रोटर जो है स्क्वेरल केज, हमने बताया कि स्क्वेरल केज क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका इस कंस्ट्रक्शन जो होता है केज टाइप का होता है। और इसकी बात करें तो रोटर जो होता है वो कॉपर बार मतलब प्लेस्ड होता है, और स्लॉटिंग होता है इंड रिंग से, वही जो हमने बताया सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। तो अगर आपको सबसे पहले हम बता दें कि अगर आपको ये पीपीटी लेना है तो देख सकते हैं कि मैंने बहुत अच्छे से मतलब इसको पीपीटी को रेडी किया है। और इसमें केवल मतलब आपको मतलब इसमें हैंड रिटन नोट्स भी, और मतलब जितना अच्छे से हो सकता है मैंने इस पीपीटी को बनाया है। तो ये पीपीटी लेने के लिए प्लीज़ आपको मतलब सबसे पहले हम बता दें कि ये पीपीटी जब भी आपको हम देंगे जब आप हमारे मतलब चैनल के प्राइम मेंबर बनेंगे। मतलब कह सकता हूँ कि आपको मेंबरशिप ज्वाइन करना पड़ेगा। आप जब सब्सक्राइब करते हैं चैनल को तो आपको ज्वाइन करने का आएगा। तो आप जब अल्फ़ा मेंबर बनेंगे और एक बार हमें मतलब जस्ट यू कैन टेक्स्ट ऑन टेलीग्राम, और टेलीग्राम पे टेक्स्ट कीजिएगा तभी हम आपको ये पीपीटी प्रोवाइड करेंगे। अदरवाइज़ देखिए टाइम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मनी। आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा पीपीटी है इसको बनाने में बहुत टाइम लग रहा है। तो जब तक हमको भी कोई मतलब रिवार्ड आप लोगों की तरफ से या जो भी है मतलब अगर नहीं मिलेगा तो हम वीडियो का कंटेंट अच्छा नहीं कर पाएंगे। वीडियो कंटेंट अच्छा करने के लिए हमें मनी की रिक्वायरमेंट है। तो ऑब्वियसली ईच एंड एवरी वन नीड मनी। तो ऑब्वियसली हम ये जो पीपीटी आपको दे रहे हैं, मतलब अभी तो ये जो लेक्चर है जो भी वन शॉट है ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन पीपीटी के लिए आपको अल्फ़ा मेंबर बनना पड़ेगा। अल्फ़ा मेंबर बनिए, एक बार हमें स्क्रीनशॉट दीजिए, उसके बाद हम आपको पीपीटी ऑन टेलीग्राम आई विल प्रोवाइड। चलिए आगे हम बात करते हैं। हमने 2 टाइप के रोटर मतलब पहले टाइप के रोटर की बात की। जो आपका पहला टाइप का रोटर है वो जो है स्क्वेरल केज है। उसके बाद दूसरे टाइप के हम रोटर की अगर बात करें तो वो वाउंड टाइप या स्लिप रिंग है।
स्लिप रिंग क्यों कहते हैं कि इन दिस टाइप ऑफ इंडक्शन मोटर जो आपका मतलब ये जो आपका क्या कह सकते हैं कि जो ये आपका रोटर है इस पर वाइंडिंग किया जाता है, वाइंडिंग होता है रोटर पे, उस पर वाइंडिंग नहीं होता, उस पर इन रिंग से स्लॉटिंग होता है, तो इसलिए उसको हम वाउंड रोटर कहते हैं। लेकिन इस पर स्लिप रिंग, इस पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, देखिए ऐसा इसका वाइंडिंग किया जाता है कि इस पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हम ऐड कर सकते हैं। तो इसके कुछ एडवांटेज कुछ डिसएडवांटेज हैं जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। सब चीज़ दिया हुआ है, देखिए इसमें वही दिया हुआ है कि द रोटर मेड अप ऑफ लेमिनेशन विद स्लॉटिंग आउटर पेरीफेरी इन 3 फेज वाइंडिंग। मतलब एक एक चीज़ को हम पढ़ नहीं सकते, अगर पढ़ेंगे तो वीडियो का कंटेंट बहुत ही लंबा हो जाएगा। जो मेन थिंग है, जो मेन कंसेप्ट है आगे समझाने वाला, जैसे कि जब वर्किंग प्रिंसिपल आएगा वो चीज़ को हम अच्छे समझाएंगे। तो हमने आपको बताया, अगर सिंपली आपको बताएं तो जो आपका इंडक्शन मोटर होता है, इंडक्शन मोटर कंस्ट्रक्शन में पहले स्टेटर आता है, ठीक है, स्टेटर के बाद रोटर आता है। रोटर में 2 टाइप के रोटर होते हैं, पहला स्क्वायरल केज और दूसरा जो होता है स्लिप रिंग होता है। तो आगे हमने स्टेटर पूरा अच्छे से कंप्लीट किया, अब आगे हम रोटर की बात करते हैं। रोटर की हमने बात किया, सॉरी, अब हम बात करते हैं सेकंड टॉपिक। जो पहला टॉपिक है आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर, उसको हमने पूरा अच्छे से कवर किया। नाउ हम चलते हैं रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। देखिए रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड वन ऑफ द कंफ्यूजिंग टॉपिक, अगर इसको आप नहीं समझते हैं तो समझ में नहीं आता है। लेकिन ऑब्वियसली मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप अच्छे समझेंगे तो यहाँ से आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होगा। जैसे हम समझाने की कोशिश करेंगे, जैसे हम समझे हैं आपको बिल्कुल समझाने की कोशिश करेंगे। तो जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, द इंडक्शन मोटर रोटेट ड्यू टू रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इन 3 फेज सिस्टम। देखिए सबसे पहले आपको हम बता देते हैं, उसको समझाते हैं। तो जो मतलब आपका आप जानते होंगे सबसे पहले कि जो आपका स्टेटर होता है, तो स्टेटर का वाइंडिंग जो होता है या तो डेल्टा में होता है या स्टार में होता है, राइट। अब सबसे पहले रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का कुछ कंडीशन होता है। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ऐसा नहीं है कि कहीं भी हो जाएगा, उसके लिए 2 कंडीशन होता है। सबसे पहले जो होता है कि जो आपका वाइंडिंग होता है स्टेटर में, उसमें जो फेज डिफरेंस होता है, जैसे आप जानते होंगे 3 फेज वाइंडिंग जो होता है उसमें आर वाई बी तीनों के बीच में 120 डिग्री फेज डिफरेंस होना चाहिए। वो तो होगा ही, आर वाई बी है तो। लेकिन दूसरा कंडीशन है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, जो स्पेस एंगल होता है। जैसा देखिए आप देख सकते हैं ये आपका स्टेटर हुआ, तो जब इसमें आर फेज यहाँ पे कर रहे हैं, आर फेज ये हो गया, आर मतलब आर और आर डैश, ठीक है। तो वाई जो होगा वो भी आर वाई के बीच में 120 डिग्री होगा, फिर वाई और बी के बीच में 120 होगा। तो वही लिख रहा है कि जो वाइंडिंग भी होता है, जो स्पेस एंगल होता है, वो भी 120 डिग्री होना चाहिए, तभी आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। देखिए अगर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आपके एग्जाम में आता है तो ये जरूर पॉइंट लिखिए कि जो आपका फेज डिफरेंस होता है वो 120 डिग्री होना चाहिए और स्पेस एंगल भी 120 डिग्री होना चाहिए, तभी आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सबसे पहले हमको बता दें, देखिए अगर आप ट्रांसफार्मर देखेंगे तो ट्रांसफार्मर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग जो मान के चलिए ट्रांसफार्मर हो गया, ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग एक यहाँ पे आर हो गया, एक वहाँ यहाँ पे बी हो गया, यहाँ पे वाई हो गया, आर वाई बी, तो ये लीनियर होते हैं, इनके बीच में 0 डिग्री होता है, इसीलिए ट्रांसफार्मर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं होता है। लेकिन अगर हम बात करें आपके इंडक्शन मोटर में, तो इंडक्शन मोटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होने का केवल 2 रीज़न है, फेज एंगल और स्पेस एंगल, दोनों जो होता है 120 डिग्री के फेज डिफरेंस में होता है, राइट। तो ये आपका हो गया कंडीशन। अब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता क्यों है, सबसे पहले देखिए अगर हम बात करें तो ये आपका 3 फेज मतलब सप्लाई हो गया, ये आर हो गया आपका, ये मतलब वाई हो गया, ठीक है, और ये आपका बी हो गया। तो यहाँ समझिए, देखिए सबसे पहले क्या, और अगर हम इसका जैसे ये आर फेज हो गया, ठीक है, ये आपका वाई हो गया, ये आपका बी हो गया, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखेंगे अच्छे से, मतलब अगर देखने की कोशिश करेंगे तो आपका आर फेज ऐसे जा रहा है, ठीक है, वाई फेज ऐसे जा रहा है और बी ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आर जो है ऊपर है, मतलब एबव है, और वाई जो है बी जो है नीचे है। तो यहाँ पे अगर आर हम इसे बोलें, इसको वाई बोले और इसको बी बोलें, तो सबसे पहला केस में आर हमारा ऊपर है, वाई जो है यहाँ से अगर हम वाई निगेटिव डायरेक्शन में, तो निगेटिव इधर हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव इधर जा रहा है, तो निगेटिव इसका इधर जाएगा, ठीक है, और इसका निगेटिव इधर जाएगा, तो हमारा रिजल्टेंट क्या मिलेगा, आर। सबसे पहला केस में हमें आर मिला। देखिए यहाँ पे हम नहीं समझा पा रहे हैं, लेकिन जब हम लेक्चर वीडियो बनाए थे, मे बी आई डोंट नो, आप जाकर वहाँ पे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एक बार देखेंगे तो वहाँ पे हमने एनिमेशन समझाया हुआ है। अगर यहाँ पे एनिमेशन समझाने चले तो वीडियो का लेंथ मे बी 2 घंटे तक पहुँच जाएगा, जो कि आप न तो प्रीफर करेंगे, न तो मेरे पास इतना टाइम है कि मैं 2 घंटे में इसको समझाऊँ। तो यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए सबसे पहले आर फेज मतलब ऊपर है और वाई जो है बी जो है निगेटिव में है। तो यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे y यहाँ पे है, तो y निगेटिव में जाएगा तो इधर जाएगा और b निगेटिव में इधर जाएगा। हमारा पहले केस में r ऊपर मिला, ठीक है। दूसरे केस में देखिए, दूसरे केस में हमारा b ऊपर है और r और y नीचे है। तो ऐसे अगर हम देखें तो r यहाँ पे है
मतलब सबसे पहले आप देखेंगे वाई हमारा पॉजिटिव है, वाई हमारा पॉजिटिव और ये हमारा क्या है बी निगेटिव और ये भी हमारा निगेटिव। तो यहाँ पे किस क्या हुआ है आर यहाँ पे वाई यहाँ पे। वैसे ही तीसरे केस में देखेंगे तो हमारा ये बी इधर हो जाएगा। तो मतलब ड्यू टू स्पेस एंगल एंड ड्यू टू फेज डिफरेंस ऑफ 120 डिग्री जो हमारा सबसे पहले आर यहाँ पे होगा, ठीक है। उसके बाद डायरेक्शन जो होगा बी का यहाँ होगा, ठीक है। उसके बाद वाई का यहाँ आ जाएगा। तो ये देख सकते हैं ये जो है क्लॉक वाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो रोटेट हो रहा है। तो यही कारण है कि हमारा जो है मतलब इंडक्शन मोटर में हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है केवल और केवल स्पेस एंगल कारण। अगर स्पेस एंगल अगर 0 डिग्री कर दिया जाए तो ट्रांसफार्मर हो जाएगा, उस समय वो मतलब मोटर नहीं होगा या जनरेटर नहीं होगा। इसके लिए स्पेस एंगल और फेज एंगल 120 डिग्री होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप अपने एग्जाम में लिखेंगे तो ये लिखना मत भूलिएगा कि मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कि जो हमारा एंगल फाई आर होता है, जो फाई आर होता है फाई एम साइन ओमेगा टी, मतलब ये जो होता है फाई एम साइन ओमेगा टी होता है फाई आर की वैल्यू। जो हमारा वाई फेज होता है वो 120 डिग्री फेज शिफ्ट होता है, और ये जो होता है बी जो होता है अगर आर से कंपेयर किया जाए तो 240 डिग्री फेज शिफ्ट होता है। इतना लिख देंगे और जो हमने समझाया है इतना अगर आपके रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में लिखते हैं तो ऑब्वियसली आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलेगा। तो हमने रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पे पूरा अपना 100% दिया कि आपको समझ में आए। उसके बाद अगर वर्किंग की बात करें कि हमारा 3 फेज इंडक्शन मोटर वर्क कैसे करता है, तो सबसे पहले आप जानते होंगे स्टेप में कुछ हम आपको स्टेप वाइज बिल्कुल समझाते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो आपका 3 फेज सप्लाई जो होता है वो हम स्टेटर को देते हैं, राइट। जब 3 फेज सप्लाई हम देंगे तो दूसरे केस में क्या होगा, ड्यू टू 3 फेज आर बाई बी द सप्लाई फेज डिफरेंस 120 डिग्री हम दिए हुए हैं अपने स्टेटर में। स्पेस एंगल भी मतलब हमारा 120 डिग्री है, राइट। तो उसके कारण जो होगा उसमें हमारे स्टेटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा चारों तरफ। और सबसे पहले आप जानते हैं कि जो हमारा रोटर होता है वो इंड रिंग, जैसे अगर हम बात करें अगर हम मान के चलिए हमारे में स्क्वायरल केस है तो इंड रिंग से शॉर्ट सर्किट है। जैसे ही हमारे ये रोटर है, ठीक है, ये रोटर हो गया, इसके बाहर स्टेटर, स्टेटर में जैसे ही 3 फेज आप सप्लाई दिए, समझिए बहुत ध्यान से, जब इसमें 3 फेज सप्लाई देंगे तो इसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आर एम एफ क्रिएट होगा, राइट। जब आर एम एफ क्रिएट होगा तो ये हमारे इंड रिंग से शॉर्ट सर्किट है। तो ड्यू टू लेंज ला या मतलब ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन इसमें भी हमारा क्या होगा, इंड्यूस होने लगेगा, मतलब करंट इंड्यूस होने लगेगा। ड्यू टू इंड्यूस करंट इसमें भी हमारा मतलब मैग्नेटिक फील्ड बनने लगेगा। जब मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो इसका मैग्नेटिक फील्ड जो होगा दोनों के मतलब मैग्नेटिक फील्ड बनने से इसमें टॉर्क डेवलप हो जाएगा, और जब टॉर्क डेवलप होगा तो ये ऑटोमेटिकली सेल्फ स्टार्ट हो जाएगा। तो यही कारण है कि हमारा जो इंडक्शन मोटर होता है वो सेल्फ स्टार्ट होता है, क्योंकि इंड रिंग से ऑटोमेटिकली हमारा रोटर शॉर्ट सर्किट होता है। लेकिन यही सिंक्रोनस मशीन में नहीं होता है। जैसा जैसा हम आगे बढ़ेंगे आपको बिल्कुल अच्छे से कंसेप्ट क्लियर कराएंगे कि हमारा मतलब सिंक्रोनस मशीन क्यों नहीं सेल्फ स्टार्ट होता है। उसमें ये और रीज़न होता है कि हमारा जो इंडक्शन मोटर होता है वो सिंगली स्टार्टेड होता है, केवल हम मतलब स्टेटर पे ही 3 फेज देते हैं, लेकिन उसमें हमें सिंक्रोनस मोटर की बात करें तो उसमें हमें रोटर पे भी देना पड़ता है। तो ये तो हुई बात की बात। अभी हम बात कर रहे हैं वर्किंग ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो वर्किंग की हम बात कर रहे हैं तो जैसे वर्किंग की हमने बताया कि सबसे पहले हम 3 फेज सप्लाई देते हैं स्टेटर में। जैसे ही 3 फेज सप्लाई दिए तो हमारा स्टार या डेल्टा में कनेक्टेड होता है हमारा मतलब स्टेटर वाइंडिंग। तो स्टेटर वाइंडिंग में फेज जैसे ही फेज शिफ्ट होता है 120 डिग्री, स्पेस एंगल 120 डिग्री, उसके कारण क्या होता है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। अगर तीसरे स्टेप की बात करें तो तीसरे स्टेप में क्या होता है, वही फैराडे लॉ है उनके कारण इंड्यूस होता है, और इंड्यूस होने के कारण हमारा उसमें भी रोटर में भी हमारा क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। और ड्यू टू हम जानते हैं कि स्पीड ऑफ आरएमएफ जो होता है एनएस जो सिंक्रोनस स्पीड होता है 120 A/P। तो जो हमारा फ्रीक्वेंसी होता है वो कांस्टेंट होता है 50 हर्ट्ज। तो हमारा जो यहाँ पे यही लिखा है कि देखिए यहाँ से तो आपने समझ गया कैसे हमारा स्टार्ट होता है। सबसे पहले स्टेटर में हम 3 फेज वाइंडिंग देते हैं, इसमें आरएमएफ क्रिएट होता है। आरएमएफ क्रिएट होने के बाद अब रोटर पे डिपेंड करता है कि रोटर कैसा है, मतलब रोटर में अब पोल पे भी डिपेंड करता है। हम बता रहे हैं रोटर आपका स्क्वायरल केज है, इसमें इंड्यूस हुआ फैराडे लॉ के कारण, इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड हुआ, दोनों मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट हुए, फिर हमारा टॉर्क डेवलप हुआ। टॉर्क डेवलप होने के कारण ऑटोमेटिकली हमारा जो इंडक्शन मोटर है वो सेल्फ स्टार्ट हुआ। अब कितना मतलब स्पीड होता है, अब स्पीड डिपेंड करता है पोल पे, क्यों एन एस इक्वल टू 120/F होता है। 120 और एफ हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट होने के कारण हमारा जो पोल है वो डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा एन एस। अगर नंबर ऑफ पोल ज़्यादा हैं तो हमारा स्पीड कम होगा, अगर पोल कम है तो स्पीड हमारा ज़्यादा होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल पे भी, अगर हम 2 पोल लें तो हमारा फ्रीक्वेंसी जो है कांस्टेंट है सब में 50-50-50। तो अगर हम 2 पोल लेते हैं तो हमारा स्पीड कितना आएगा 3000 RPM। अगर 3 पोल लेते हैं तो 2000 RPM, अगर 4 पोल लेते हैं तो 1500 RPM। देख रहे हैं जैसे जैसे हम नंबर ऑफ पोल बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे हमारा स्पीड डिक्रीज हो रहा है।
2 पोल पे 3000, 3 पोल पे 2000 और 4 पोल पे हमारा 1500 आरपीएम। तो यहाँ से कितना आरपीएम होगा ये हम फाइंड आउट कर लिए। तो आपने देखा कि हमारा इंडक्शन मोटर कैसे काम करता है। वही मतलब स्टेप 4 की अगर बात करें तो वही जो हमने समझाया वही लिखा हुआ कि EMF इंड्यूस इन कॉपर बार, जो हमारा मतलब ये रोटर होता है, रोटर के कॉपर बार में इंड्यूस हुआ और इंड्यूस होने के कारण उसमें करंट फ्लो हुआ, और करंट फ्लो होने के कारण वी नो दैट डायरेक्शन भी हम पता कर लेंगे कि जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड होता है उससे हम पता कर लेंगे कि हमारा डायरेक्शन किधर है हमारा रोटर का। तो ये मोटर है, आप जानते होंगे कि मोटर जो होता है, मोटर में हम क्या करते हैं, मोटर में हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड का यूज़ करते हैं और जो जनरेटर होता है उसमें राइट हैंड का हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ से हमने बिल्कुल आपको अच्छे से प्रयास किया कि आपको वर्किंग समझ में आए, और हमने पूरा अपना प्रयत्न किया कि आपको समझ में तो आ ही गया होगा, इतना मुझे उम्मीद है। अगर आप अच्छे से देख रहे होंगे वीडियो तो पूरा कंसंट्रेट होकर देखिए, ये रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से है और रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम बिल्कुल आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद देखिए आगे आपके मतलब टॉपिक हम बताएं तो टॉपिक दिया होगा इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम। लेकिन इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम पढ़ने से पहले आपको स्लिप का जानकारी होना चाहिए। जब तक आप स्लिप के बारे में नहीं जानेंगे आप इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम नहीं समझ सकते। चलिए सबसे पहले हम स्लिप के बारे में पढ़ते हैं और उसके बाद हम उसके इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम को हम पढ़ेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं अभी 20 मिनट हुआ, 20 मिनट में कम से कम हमने 3 टॉपिक कवर किया। और यही टॉपिक अगर लेक्चर में कवर करना होता तो एक एक चीज़, जैसे हमने स्टेटर का हमने जब समझाया तो स्टेटर में ईडी करंट क्यों होता है, हिस्टैरिसीस करंट क्यों होता है। अब जब हम वर्किंग समझा रहे हैं तो वर्किंग को बिल्कुल एनिमेशन के हेल्प से मैं समझाया हुआ है वीडियो में, तो वो वीडियो आप प्रीफर कर सकते हैं अगर यहाँ से आपको समझ में नहीं आता है। लेकिन ये वन शॉट है, वन शॉट में भी हम अपना पूरा प्रयत्न कर रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए आगे हम बात करते हैं स्लीप एंड इट्स इंपॉर्टेंट। जो स्लीप क्या होता है, देखिए रिलेटिव स्पीड होता है किसमें, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स, और जो आपका रोटर स्पीड होता है। देखिए एक तो सिंक्रोनस स्पीड एन एस जो होता है, सिंक्रोनस स्पीड से RMF आपका मतलब रोटेट होता है। लेकिन जो रोटर होता है NR, तो इनके बीच में NR और NS के बीच में जो डिफरेंसेस होता है, जो रिलेटिव स्पीड होता है, जैसे स्लिप NS और NR डिवाइडेड बाई NR, तो यही हमारा स्लिप होता है। स्लीप का अगर 1-2 नंबर में पूछ सकता है तो लिखेंगे डिफिनीशन, रिलेटिव स्पीड बिटवीन रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड रोटर स्पीड इज नोन एज स्लीप। तो यहाँ पे हमने बिल्कुल अच्छे से हर एक चीज़, मतलब ये हमारा कह सकते हैं कि डिप्लोमा का नोट्स है, लेकिन बिल्कुल अच्छे से हमने डिप्लोमा में जब हम पढ़ रहे थे तब हम BTech का भी बुक प्रीफर करते थे और वहाँ से हमने नोट्स बनाया हुआ है। तो बार बार हम कह रहे हैं कि ये PPT जब आपको चाहिए या PDF चाहिए, इसके लिए आपको ज्वाइन होना पड़ेगा। मेंबरशिप ज्वाइन हो गया, अल्फ़ा मेंबर बनिए और एक बार हमें डायरेक्टली टेक्स्ट कीजिए कि हम अल्फ़ा मेंबर बन चुके हैं टेलीग्राम पे, और हम आपको PPT प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए आगे हम बात करते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं PPT बनाने में बहुत टाइम लगा हुआ है और ऐसा PPT आपको मतलब ना तो आपको बुक में बिल्कुल टॉपिक वाइज मिलेगा और ना ही कोई यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल अच्छे से आपको समझाया हुआ है। तो इतना तो आप मतलब सेक्रीफाइस कर ही सकते हैं। सेक्रीफाइस क्या, आपको इतना तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब हम भी टाइम दे रहे हैं तो हमें भी उसके आउटकम कुछ चाहिए, क्योंकि हमें कंटेंट को सुधारना है। तो चलिए आगे हम बात करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। अगर आपको PPT लेना होगा तो आप बिल्कुल अल्फ़ा मेंबर बनेंगे। अगर नहीं बनना चाहते अल्फ़ा मेंबर तो आप बिल्कुल वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वीडियो से आप जितना पढ़ सकते हैं पढ़िए, दैट्स योर चॉइस। सो नाउ हमने स्लीप का बारे में बताया कि स्लीप जो होता है NS माइनस NR अपन NS, रिलेटिव स्पीड बिटवीन रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड हमारा रोटर स्पीड होता है। अब स्लीप के आने से बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होते हैं, क्या इफेक्ट पड़ता है, सब चीज़ पढ़ने वाले हैं। तो देखिए जो परसेंटेज स्लीप वही होगा कि हम जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो परसेंटेज स्लीप में कन्वर्ट हो जाएगा। स्लीप का कोई मतलब डायमेंशनलेस होता है, और स्लीप जो होता है जो इंडक्शन मोटर में होता है वो 0 से 1 के बीच में होता है। और हमेशा ये इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा NS होता है, जो सिंक्रोनस स्पीड होता है, हमेशा हमेशा ग्रेटर होता है NR से। मतलब सिंक्रोनस, देखिए सिंक्रोनस जनरेटर में NS और NR जो होता है इक्वल होता है। सिंक्रोनस स्पीड से हमारा मतलब कांस्टेंट स्पीड से रोटेट करता है सिंक्रोनस मोटर में। लेकिन इंडक्शन की बात करें, इंडक्शन में NS जो होता है हमेशा अधिक होगा, कभी ऐसा हो नहीं सकता कि हमारा NR अधिक हो इन इंडक्शन मोटर। तो इंडक्शन मोटर सिंक्रोनस मोटर में भी हम देखिए डिफरेंसेस कैसे समझा पा रहे हैं, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है, हमने डिप्लोमा में बहुत अच्छे से पढ़ा था और मशीन में सबसे हाईएस्ट स्कोर हमने किया था। तो वहाँ से हमें मशीन में इंटरेस्ट भी है। तो मशीन एक ऐसा सब्जेक्ट है, मशीन हो गया, पावर सिस्टम हो गया, कंट्रोल सिस्टम, ये इलेक्ट्रिकल में अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको इसमें इंटरेस्ट आना ही चाहिए, तभी आप इलेक्ट्रिकल फील्ड में अपना करियर देख सकते हैं। अदरवाइज देयर आर सो मेनी करियर यू कैन गो देयर। तो आगे हम बात करें, हमने बताया कि जो स्लीप का फार्मूला क्या होता है, उसके बाद हम फिर आपको बता दें कि जो सिंक्रोनस स्पीड निकालना होता है उसके लिए फार्मूला होता है 120F/P। आगे हम बात करेंगे कि वाई स्लीप इज़ नेवर जीरो इन एन इंडक्शन मोटर। स्लीप जीरो नहीं होता है कभी भी। स्लीप का वैल्यू जो होता है 0 से 1 के बीच में लाई होता है, कभी जीरो नहीं हो सकता। क्यों जीरो नहीं होगा, देखिए
जीरो इसलिए नहीं होगा कि अभी हमने बताया कि स्लीप इक्वल टू क्या होता है, एन एस माइनस एन आर बाई एन एस। तो अगर जीरो कब होगा, जब एन आर जो होगा एन एस के बराबर हो जाएगा। समझ सकते हो ना, जब माइनस है तो एन एस माइनस जब एन एस होगा तब भी जाके जीरो होगा, अदरवाइज हमारा स्लीप जीरो नहीं होगा। और जब जीरो हो गया, जब एन आर एन एस के बराबर होगा, ये तो हो ही नहीं सकता कंडीशन कि एन आर जो है एन एस के बराबर हो, ये कंडीशन हमारे इंडक्शन मोटर में हो नहीं सकता। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, देखिए अगर ऐसा होगा तो कोई फ्लक्स कटिंग नहीं होगा। जैसे हम ये देख लें, हमारा स्टेटर है, स्टेटर में हमारा 3 फेज वाइंडिंग मतलब सप्लाई दिए हुए हैं, इसमें हमारा रोटर है। अगर इसका स्पीड और इसका स्पीड बराबर हो गया, जब स्लिप होगा ही नहीं, जब आपने देखा कि स्लिप इक्वल टू रिलेटिव स्पीड एन एस और एन आर के बीच में जो रिलेटिव स्पीड था, रिलेटिव स्पीड बिटवीन एन आर एंड एन एस, तो जब स्लिप होगा ही नहीं, स्लिप जीरो हो जाएगा जब दोनों बराबर हो जाएगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल इंडक्शन मोटर कि हमारा एन आर और एन एस के मतलब दोनों स्पीड सेम हो। ऐसा हो नहीं सकता, और ऐसा होगा तो हमारा कोई टॉर्क ही डेवलप नहीं होगा, और टॉर्क डेवलप नहीं होगा तो हमारा इंडक्शन मोटर रोटेट ही नहीं होगा। तो यही कारण है कि हमारा स्लिप बिल्कुल जीरो नहीं होता। ये 2 नंबर में आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो ये मतलब लाख गुना आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि स्लिप जीरो क्यों नहीं होता है, समझ लीजिए, क्योंकि पूछता ही पूछता है। तो आगे हम बात करते हैं स्लीप के कुछ मतलब डिफरेंट सिग्निफिकेंस है। स्लीप जीरो कब होता है, देखिए सबसे पहले हम बात करें पहला कंडीशन, स्लीप जीरो कब होगा, हमने बताया था कि जब एन एस एन आर के बराबर होगा। जब एन एस एन आर के बराबर होगा, व्हेन द वैल्यू ऑफ स्लीप एन एस और एन आर के बराबर, मतलब ये कभी पॉसिबल ही नहीं है, यही लिखा हुआ है पहला कंडीशन, ये पॉसिबल नहीं है। दूसरा कंडीशन स्लीप वन कब होगा, ये पूछता है एग्जाम में। स्लीप वन कब होगा, जब हमारा एन आर जीरो होगा, क्योंकि देखिए एन एस माइनस एन आर बाई एन एस होता है हमारा स्लीप, ठीक है। स्लीप इक्वल टू इतना होता है, हमें स्लीप की वैल्यू वन लानी है। वन कब आ सकता है, ये जब जीरो होगा, जब जीरो होगा तो इससे ये कट जाएगा, जब कट जाएगा तो ये हमारा क्या होगा, हमारा जो होगा ये स्लीप वन होगा। जब यहाँ पे देख सकते हो हमने लिखा है, हाईलाइट भी किया होगा कि इनर जीरो होगा। इनर मतलब रोटर की स्पीड जब जीरो है तो हमारा रोटर की स्पीड जीरो है, इसका मतलब हमारा जो मोटर है वो स्टेशनरी कंडीशन पे है, हमारा जो रोटर वो रोटेट नहीं हो रहा है। तो स्लीप वन मतलब स्टेशनरी स्टेट, मतलब रुका हुआ है। स्लीप जीरो मतलब पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा दूसरा कंडीशन, तीसरी कंडीशन की बात करें कि हमारा स्लीप निगेटिव कब होगा। स्लीप निगेटिव कब होगा, जब एन आर माइनस एन एस आपने पढ़ा था, जब एन आर की वैल्यू ज़्यादा हो जाए। अब जब एन आर की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, तो यहाँ पे हमने हाईलाइट भी किया है, इसका मतलब कोई एक्सटर्नल डिवाइस से ही हम कर सकते हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता। ऐसे होगा तो वो जनरेटर है, वो रोटर नहीं, वो मोटर नहीं है। तीसरी कंडीशन, जब स्लीप कब निगेटिव होगी, स्लीप निगेटिव होगी जब हमारा ये हमारा जनरेटर की तरफ बिहेव करेगा। चौथा केस हमारा स्लीप पॉजिटिव कब होगा। ये चारों कंडीशन पूछता है, इसलिए देखिए हम बिल्कुल अपने मतलब नोट्स में पूरा ये अच्छे से देख सकते हैं, कितना अच्छे से हमने पूरा मतलब डायग्राम बना के मतलब ब्लॉक वाइज हमने इसको याद किया है। तो आपको भी हम यही कहेंगे कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी प्रिपरेशन करते हैं तो आप मशीन को बहुत अच्छे से पढ़िए, ठीक है। तो जब पॉजिटिव का होगा स्लीप, जब इनर की वैल्यू हमारा निगेटिव में होगा, इनर जो है निगेटिव में होगा, जब इनर निगेटिव में होगा तो मतलब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जब ये प्लस होगा तो तभी हमारी वैल्यू जो होगी प्लस में आएगी, पॉजिटिव। तो ये कब पॉसिबल हो सकता है, जब हमारा रोटर जो है अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करे, ठीक है। रोटर रोटेट अपोजिट डायरेक्शन टू आर एम एफ, अगर आर एम एफ हमारा क्लॉक वाइज है तो रोटर हमारा एंटी क्लॉक वाइज है, और दिस इज नॉन एज प्लगिंग, मतलब ये ब्रेकिंग हो रहा है, क्योंकि हमारा आर एम एफ इधर हो रहा है और हमारा रोटर उसके अपोजिट में रोटेट हो रहा है, तो इसका मतलब ब्रेकिंग हो रहा है, ये ब्रेकिंग जोन होता है। तो आपने देखा, फिर से एक बार हम दो मतलब आपको रिपीट कर देते हैं। स्लीप जीरो जीरो यानी स्टेशनरी स्टेट, स्लीप वन मतलब हमारा सॉरी 1 मिनट, स्लीप जीरो यानी हमारा ये पॉसिबल ही नहीं है। स्लीप वन मतलब स्टेशनरी स्टेट, स्लीप निगेटिव मतलब ये जनरेटर की तरफ बिहेव करेगा, स्लीप पॉजिटिव मतलब ये ब्रेकिंग हो रहा है, मतलब ये हमारा प्लगिंग केस है। तो चारों केस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा कि आपका स्लीप की वैल्यू जो है केवल और केवल जीरो और वन के बीच में होती है, ना तो जीरो हो सकती ना तो वन हो सकती, जीरो और वन के बीच में ही हमारे इंडक्शन मोटर में स्लीप की वैल्यू होती है। तो यहाँ से हमने स्लीप के इन पूरा अच्छे से आपको बताया कि स्लीप हमारा उसका रोल क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, स्लीप किसे कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आता ही आता है। तो देखिए अब अभी तक जो आपका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम है, आपने ट्रांसफार्मर में भी पढ़ा होगा, मोटर में भी पढ़ा होगा, मतलब BEE की बात करें जो आपका फर्स्ट ईयर में होता है, तो वहाँ से आपको आइडिया होगा कि सबसे पहले हम स्टेटर इधर लेते हैं और इधर रोटर लेते हैं, ठीक है। तो स्टेटर में रेजिस्टेंस होगा ही, उसमें इंडक्टेंस होगा, और उसमें जो हमारा स्टेटर में हम 3 फेज सप्लाई देते हैं, तो उसके कारण उसमें अगर जूम थोड़ा सा करें 1 मिनट, जो हमारा स्टेटर होता है, स्टेटर में हमारा जो आईसी करंट हो जाता है, आईसी करंट जो आई नॉट करंट कह सकते हो, वो वर्किंग करंट मतलब एक तो हमारा वर्किंग करंट होता है और एक जो होता है मैग्नेटाइजिंग करंट में बढ़ जाता है।
उसके बाद आगे हम बात करें तो रोटर आता है। रोटर में क्या होता है, रोटर में रोटर ईएमएफ और उसमें भी रेजिस्टेंस होता है, उसमें भी इंडक्टेंस होता है, उसमें लोड लगा होता है। और रोटर और स्टेटर के बीच में गैप होता है। गैप कितना होता है, 0.4 से 0.4 टू 4 mm होता है। ये आप याद कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, आप जानते होंगे सबसे पहले हमारा मैग्नेटाइजिंग करंट ज़्यादा होता है। क्यों मैग्नेटाइजिंग करंट ज़्यादा होता है, क्योंकि जब हम स्टेटर को मतलब देते हैं 3 फेज सप्लाई, तो हमें मोटर के स्टेटर में जब 3 फेज सप्लाई देते हैं उसे आरएमएफ बनाना होता है। आरएमएफ बनाने के लिए हमें मैग्नेटाइजिंग करंट ज़्यादा चाहिए। एक बार मैग्नेटाइजिंग करंट मिल गया और एक बार हमारा इंडक्शन मोटर रोटेट हो गया, उसके बाद हमें आईसी करंट चाहिए, मतलब वर्किंग करंट। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हर एक चीज़ को सबसे अच्छा से समझते हैं। तो देखिए जो हमारा रनिंग कंडीशन में क्या होगा, देखिए रनिंग कंडीशन में आई इक्वल टू बी बाई आर होता है, ठीक है। तो यहाँ से I2 जो होगा, ये रोटर की हम बात कर रहे हैं, रोटर में ए स्लिप आ जाएगा। देखिए स्लिप कैसे आता है, ये आप अगर शुरू से पढ़े होते हैं, मतलब अगर सिंक्रोनस हम बताए होते तब आपको हम स्लिप की कंडीशन बताए होते। यहाँ पे हम आपको रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहे हैं, तो आपको समझना होगा। यहाँ पे हम बता नहीं सकते कि स्लिप, मतलब ये समझिए कि स्लिप इंट्रोड्यूस हो जाता है हमारा रनिंग कंडीशन में, और स्टेशनरी कंडीशन में स्लिप की कोई वैल्यू नहीं होती। क्यों क्यों ऐसा होता है, चलिए बता ही देते हैं। देखिए एन एस माइनस एन आर अपान एन एस होता है स्लिप। तो स्लिप जो होता है, स्लिप इक्वल टू इतना, तो जब रनिंग कंडीशन में होगा तभी हमारी स्लिप की कुछ वैल्यू आएगी, अदरवाइज स्लिप नहीं होगा। स्टेशनरी कंडीशन में स्लिप नहीं होगा। तो रनिंग कंडीशन में क्या होगा, I2 इक्वल टू हमारा ये एस इंटू ये हो जाएगा, क्योंकि रनिंग कंडीशन है, अपन जेड, ये आर हो जाएगा। तो आई इक्वल टू वी बाई आर, तो वही लिखा हुआ है, वी में स्लिप आ जाएगा और ये आर जो होगा, यहाँ पे आर नहीं लिखेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस दोनों है। तो यहाँ से I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी टू आर टू प्लस जे एक्स टू, क्योंकि यहाँ पे हम इम्पिडेंस की वैल्यू लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से एस कॉमन कर लेंगे। जब एस कॉमन कर लेंगे तो आर टू बाई एस जे एक्स टू, ठीक है। यहाँ से फिर क्या करेंगे, ये समझिए, क्योंकि ये आएगा तो आपको डेरिवेशन करना ही होगा। यहाँ से एक R2 जोड़ते हैं, एक R2 हटाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, अब ये जानते हैं कि R2 जोड़ेंगे, कोई भी वैल्यू किसी भी वैल्यू में जोड़ें या घटाएं उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो जब हम I2 की वैल्यू निकाल रहे हैं, I2 की वैल्यू निकालने के लिए क्या कर रहे हैं, जब R2 एक जोड़ रहे हैं, R2 एक घटा रहे हैं, तो ये एक साथ ले लेंगे और इसको एक साथ ले लेंगे। जब ये इन दोनों को एक साथ लेंगे तो ये जेड हो जाएगा, बन जाएगा ना R2 प्लस जे एक्स टू बराबर, मतलब जे एक्स टू, जो जे एक्स टू है वो जेड हो गया। और यहाँ पे जब R2 और इसको एक साथ लेंगे तो यहाँ से R2 और एस, R2 बाई एस कॉमन करेंगे, तो यहाँ से क्या बचेगा, 1 माइनस आर। हमने गलती कर दिया, यहाँ से R2 और एस दोनों कॉमन कर लेंगे, तो ये जो हो गया हमारा जेड हो गया, ये हमारा मैकेनिकल लोड आ जाएगा। तो आप देख रहे होंगे, आप समझते भी होंगे कि जब हमारा मतलब इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम पढ़ रहे हैं, जब हमारा स्टेटर में रोटर रोटेट होने लगता है तो उसमें हम लोड लगाते हैं, तो वही उसी कारण उसमें मैकेनिकल लोड भी इंट्रोड्यूस हो जाता है। तो इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बिल्कुल अच्छे से आप समझ लिए। सबसे पहले रेजिस्टेंस, उसका इंडक्टेंस, जो हमारा आई नेट करंट होता है वो दो पार्ट में बढ़ता है, वर्किंग करंट, मैग्नेटाइजिंग करंट। उसके बाद रोटर आता है, रोटर और स्टेटर के बीच में 0.4 से 4 mm तक इसमें मतलब गैप होता है। फिर से इसमें भी रोटर में रेजिस्टेंस होता है, रोटर में इंडक्टेंस होता है, उसमें लोड लगा होता है। उसके बाद आगे हम बात करते हैं, तो देखिए अब आगे इसको कैसे हम इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम को पढ़ेंगे। यहाँ तक हमारा E2 हो गया, I2 R2 आ रहा है, फिर JX2, लेकिन जो हमारा RL है, जो रेजिस्टेंस है, मतलब RL जो लोड रेजिस्टेंस है, वो लोड रेजिस्टेंस से मैकेनिकल लोड है। और मैकेनिकल लोड कितना आ रहा है, R2 S बाई 1/S। यहाँ समझ सकते हैं मैकेनिकल लोड। हमारा मैकेनिकल लोड कब होगा, जब स्लिप जीरो होगा, तो रेजिस्टेंस जो होगा इनफाइनाइट होगा। देखिए अगर हमारा स्लिप जीरो, ये जीरो, ये जीरो, R2/S मतलब कोई भी वैल्यू के नीचे हमारा जीरो आएगा तो इनफाइनाइट होगा। RL इनफाइनाइट, RL मतलब इनफाइनाइट, मतलब ये ओपन सर्किट की तरह हमारा बिहेव करेगा। जब हमारा स्लिप जीरो होगा, अरे सोचो ना, स्लिप जब जीरो होता है तो हमारा रोटर रोटेट नहीं करेगा, राइट। जब रोटर रोटेट नहीं करेगा, स्लिप जीरो है, मतलब क्या, हमारा यहाँ पे इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है। लेकिन स्लिप वन कब होगा, स्लिप वन कब होगा, जब एनआर जीरो है। जब एनआर जीरो है यानी रोटर रेजिस्टेंस में लोड रेजिस्टेंस जो है जीरो है, उस समय ये जो है शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ से आपको हमने बिल्कुल ऐसा समझाया। फाइनली हमारा इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम आप जब बनाएंगे तो ये हमारा रोटर हो गया, स्टेटर का ये जो है इंडक्टेंस हो गया, वर्किंग करंट, मैग्नेटाइजिंग करंट, ये हमारा स्टेटर हो गया। रोटर की हम बात करें तो रोटर में ये R2 हो गया, ये JX2 हो गया, ये E2 वैल्यू हो गया, मतलब जो मतलब इंड्यूस EMF हो गया। और हमारा RL जो होगा, RL हमारा इंट्रोड्यूस हो जाएगा, और RL की वैल्यू इतनी होती है। तो ये आपका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम हो गया। आगे हम बात करते हैं, ये थर्ड या फोर्थ टॉपिक जो भी था, इसको भी हमने बहुत अच्छे से कवर किया, मतलब टॉपिक वाइज बिल्कुल चल रहे हैं। जो भी आपका सबसे फर्स्ट टॉपिक क्या था, एक बार आपको हम बता देते हैं। सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर था। इसको हमने बहुत अच्छे से आपको कवर किया, सब चीज़ बताया कि स्टेटर क्या होता है, रोटर दो टाइप के होते हैं। सबसे पहले स्क्वायरल केज होता है, स्क्वायरल केज जब आए तो आपका मतलब फिगर जरूर बनना चाहिए,
देखिए फिगर इंपॉर्टेंट होता है, आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, फिगर इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो उसके बाद हमने स्लिप रिंग बताया, स्लिप रिंग के बाद रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का पूरा कॉन्सेप्ट समझाया। इसमें भी आप इसको फिगर को समझा सकते हैं, फिगर बना के, जैसे हमने समझाया था, आर इधर, बी इधर, सी इधर। जब समझाएंगे तो टीचर आपको मतलब फिगर से ही आपको देख के, उसके पास इसमें टाइम नहीं होता है कि आपके थ्योरी को पढ़े, उसको फिगर चाहिए। उसके बाद हमने वर्किंग बताया, वर्किंग में भी आप फिगर बना के समझा सकते हैं कि 3 फेज सबसे पहले देते हैं स्टेप वाइज। उसके बाद रोटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, ये भी जो भी होता है सब समझाया हमने। उसके बाद स्लिप का इंपॉर्टेंस बताया, जो कि आपके ये सिलेबस में नहीं था, लेकिन हमको समझाना पड़ा क्योंकि आगे आपको इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बताना था। उसके बाद हमने इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम आपको समझाया, जो कि मतलब बिल्कुल अच्छा समझाया। तो आगे हम बात करते हैं, अभी 35 मिनट हो गया, आगे हम बात करते हैं आपका टॉर्क ऑफ एन इंडक्शन मोटर। नेक्स्ट टॉपिक है, ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 7 नंबर में आता ही है टॉर्क एंड इट्स मतलब टॉर्क स्लिप जो कर्व होता है वो जरूर आता है। तो आगे तक बने रहिए, हम बिल्कुल आपको अच्छे से समझाएंगे। तो टॉर्क क्या होता है, मतलब देखिए बिल्कुल जीरो से ले रहे हैं हम, जो भी चीज़ समझा रहे हैं ऐसा आपको बुक में नहीं मिलेगा, या क्वांटम भी पढ़ेंगे उसमें इतना डीपली नहीं दिया हुआ है जितना डीपली हम मतलब जब मशीन फर्स्ट मशीन सेकंड जब पढ़ रहे थे एट द टाइम ऑफ डिप्लोमा, बिल्कुल अच्छे से पढ़े थे। और ये तो हमारा दूसरी नहीं तीसरी बार मशीन पढ़ रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा हमारे पास मशीन के कह सकते हैं थोड़ा सा कंसेप्चुअल नॉलेज अच्छा है। तो देखिए पूरा जीरो से आपको भी हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वन शॉट है, वन शॉट में जितना हम बताना चाहते हैं उतना नहीं बता पाते हैं। इसलिए आपको फिर से हम प्रिस्क्राइब करेंगे कि 43 वीडियो लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड, जाइए प्लेलिस्ट देखिए, प्लेलिस्ट में 44 से 43 वीडियो हैं। अगर आपको कंसेप्चुअली समझना है तो उसमें हमने पूरा अच्छा समझाया हुआ है। सबसे पहले हम अगर टार की बात करें, टार क्या होता है आप जानते होंगे, बिल्कुल क्लास 9th या 10th से पढ़ेंगे। टार्क इज अ ट्विस्टिंग और टर्निंग फोर्स डेट कजेज रोटेशन। टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, अगर रोटर की हम बात करें, एज यू नो फॉर मशीन डीसी मशीन, आप जब आप इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट पढ़ रहे होंगे उस समय आप जानते होंगे टॉर्क इक्वल टू फाई इंटू आई ए होता है। जो आई ए होता है वो आर्मेचर करंट होता है इन डीसी मशीन, राइट। तो देखिए डीसी मशीन फर्स्ट में आपने पढ़ा था टार्क का इक्वेशन टी इक्वल टू फाई आई जे, तो वहाँ पे जो था आप डीसी मशीन पढ़ रहे थे, डीसी में पावर फैक्टर नहीं आता है। लेकिन आप अब इंडक्शन मोटर पढ़ रहे हैं, तो इंडक्शन मोटर में टार्क इक्वल टू क्या होगा, फाई आई टू कॉस फाई टू, इसमें पावर फैक्टर आ जाएगा, बस यही है। अब यहाँ से इसका डेरिवेशन करेंगे, डेरिवेशन करने के बाद एक स्लीप आएगा, स्लीप का इंट्रोड्यूस होगा, स्लीप इंट्रोड्यूस होने से एक मतलब लो स्लीप रीजन, हाई स्लीप रीजन आएगा। उसके बाद टॉर्क और स्लिप के बीच में कैरेक्टरिस्टिक ड्रा करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो लास्ट तक देखिए, ऑब्वियसली आपको अभी तक समझ में जो मतलब हम समझा रहे हैं आ ही रहा होगा, आगे भी बहुत ऐसे समझाएंगे। तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा इंडक्शन मोटर के लिए, टी इक्वल टू के, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लाएंगे कि आई टू फाई टू और कॉस फाई टू, ये हमारा टॉर्क का फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, देखिए भाई हमने लिखा हुआ है हर चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन किया। 5 फ्लक्स पर स्टेटर पोल होता है, आई टू जो होता है रोटर करंट एट स्टैंड स्टिल होता है, एंगल बिटवीन रोटर एंड रोटर ईएमएफ एंड रोटर करंट, ठीक है, फाई टू हो गया। ये हमारा के जो है कांस्टेंट है एट स्टैंड स्टिल कंडीशन। आपको पहले भी हमने बताया था, जब स्लिप हम बता रहे थे, बोलते बोलते हालतें ख़राब हो जाती है, कोई बात नहीं। जो स्टैंड स्टिल कंडीशन होता है उस समय हमारा स्लिप नहीं आता है, क्यों, क्योंकि स्टैंड स्टिल कंडीशन में स्लिप इक्वल टू हमारा क्या होता है, और स्लिप होता ही नहीं है। स्लिप इक्वल टू कितना होता है भैया, स्लिप इक्वल टू 1 होता है शायद, स्टैंड लिख लेते हैं NS माइनस NR। हाँ NR जो जीरो होगा तो हमारा NS कट जाएगा, स्लिप 1 होगा, स्लिप की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ से स्टैंड स्टिल कंडीशन में I2 जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फाई के होता है। तो यहाँ से जो हम मतलब ये E2 जो होता है फाई के बराबर होता है, तो फाई की जगह पर E2 रखेंगे तो हमारा स्टैंड स्टिल कंडीशन में हमारा टॉर्क इक्वेशन ये आती है, ठीक है। अगर हम बात करें, हम वेन रोटर इज़ प्योरली रेजिस्टिव, जब प्योरली रेजिस्टिव होगा तब जानते हैं कि हमारा कॉस की वैल्यू जो पावर फैक्टर होता है 1 हो जाएगा, और जो टॉर्क होगा वो मैक्सिमम होगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। कोई भी अगर मोटर लेते हैं तो मोटर में आप जानते होंगे कि यहाँ पे मोटर में क्या होता है, मोटर में हमारा इंडक्टेंस आता है, कैपेसिटेंस आता मतलब इंडक्शन आता है, इंडक्टेंस आएगा तो हमारा कभी भी प्योरली रेजिस्टिव हो ही नहीं सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है। आप देख सकते हैं पहले से हमने पीपीटी बनाया है, ये वायरलेस एरा का पीपीटी है, जो कि हमने पहले से ही इसको वीडियो का बनाया हुआ है, 44 वीडियो का, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं कि हमारा प्योरली रेजिस्टिव हमारा हो ही नहीं सकता कभी भी, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि हमारा प्योरली रेजिस्टिव हो, वहाँ पे टॉर्क मैक्सिमम होगा, ये पॉसिबल नहीं है। सेकंड कंडीशन क्या होता है, जब हमारा रोटर प्योरली इंडक्टिव या प्योरली कैपेसिटिव हो, जब 90 डिग्री हो तो कॉस में 90 डिग्री जीरो, टॉर्क जीरो हो जाएगा। ऐसा भी मतलब हो नहीं सकता कि हमारा प्योरली कभी भी रेजिस्टिव या प्योरली इंडक्टिव या प्योरली कैपेसिटिव बने, ठीक है। आगे हम बात करें स्टार्टिंग टार्क की बात करते हैं, वही स्टार्टिंग टार्क की बात करेंगे। तो स्टार्टिंग में क्या होता है
यही लिखा है कि स्टार्टिंग टार्क में भी ग्रेटर या रनिंग टार्क मतलब अधिक या कम हो सकता है। यहाँ पे देखिए टी इक्वल टू आपने पढ़ा था, ये की कॉन्स्टेंट है ई टू कॉस पाई टू, यहाँ से आई टू इक्वल टू ई टू बाई जेड टू हो जाएगा, आप जानते होंगे। तो ई टू की वैल्यू इतनी होती है, जेड टू की वैल्यू इतनी होती है, ठीक है। यहाँ से अगर फाई की वैल्यू देखें तो कॉस फाई पावर फैक्टर इक्वल टू होता है आर बाई जेड, आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए। पावर फैक्टर जो कॉस फाई होता है आर बाई जेड होता है। आर की वैल्यू इतनी आर टू और जेड टू की वैल्यू आर स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये हमारा जेड की वैल्यू। नाउ हमें टार की मतलब टार का फार्मूला चाहिए इन द केस ऑफ इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर में कॉस आ जा रहा है, कॉस फाई टू, इसलिए हम इसका दूसरा फार्मूला निकालेंगे, जो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 हमने निकाला यहाँ से आई टू की वैल्यू और कॉस फाई टू की वैल्यू, इसको हम टॉर्क के फार्मूला रखेंगे। टॉर्क इक्वल टू आप जानते हैं कितना होता है, K1 E2 I2 कॉस फाई टू। ई टू की वैल्यू मालूम है, आई टू की वैल्यू में इसकी वैल्यू मालूम है। ई टू इतना रखें, इक्वेशन फर्स्ट से हमने आई की वैल्यू रखा, इक्वेशन 2 से हमने पावर फैक्टर की वैल्यू रखा, दोनों को रखा तो यह क्या हो जाएगा, ये हमारा ई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ई स्क्वायर होगा आर टू, टॉर्क स्टैंड स्टिल कंडीशन मतलब रुका हुआ है, ई स्क्वायर आर टू, और ये जो है दोनों अंडर रूट में है तो ये अंडर रूट हट जाएगा। तो ये हमारा स्टैंड स्टिल कंडीशन में हमारा जो स्टेटर जो होता है टॉर्क, स्टेशनरी स्टेज में जो टॉर्क का फॉर्मूला होता है वो केवल ई टू स्क्वायर आर टू का होल स्क्वायर प्लस एक्स टू का होल स्क्वायर। लेकिन अगर रनिंग की बात करें तो रनिंग में हमारा एस एक्स टू आ जाएगा, अभी आके हम पढ़ेंगे। और के की वैल्यू 3/2 पाई NS होता है, याद रखिएगा। स्टैंड स्टिल कंडीशन में हमारा टॉर्क का फार्मूला ये होता है। अब हम आगे बात करते हैं व्हेन इफ सप्लाई वोल्टेज इज कांस्टेंट फ्लक्स आल्सो भी कांस्टेंट, ठीक है। सप्लाई वोल्टेज अगर कांस्टेंट होगा तो हमारा फ्लक्स भी कांस्टेंट होगा, उस समय हमारा सप्लाई वोल्टेज कांस्टेंट होगा, इसको एलिमिनेट कर देंगे तो आर टू स्क्वायर प्लस एस ना तो एक्स टू होल स्क्वायर हो जाएगा। ये भी कंडीशन पूछता है कि हमारा टॉर्क का फार्मूला क्या होगा जब हमारा सप्लाई वोल्टेज कांस्टेंट हो। दूसरा कंडीशन क्या होता है, मैक्सिमम टार्क का पढ़ेंगे। कंडीशन फॉर मैक्सिमम टार्क एट स्टार्टिंग कंडीशन में जब टार्क को हम R2 से जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने देखा था ये हमारा मतलब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे मैक्सिमम टार्क के लिए। जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आप जानते होंगे डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं, सबसे पहले न्यूमरेटर वैसे लिखते हैं, डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, आप डिफ्रेंशिएशन जानते होंगे, इतना मैं नहीं बताने वाला। जब आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे और इक्वल टू जीरो करेंगे तो ये वैल्यू हमारा जीरो हो जाएगी। जब इन दोनों को सेपरेट करेंगे तो आर टू का होल स्क्वायर जेड एक्स टू का होल स्क्वायर इक्वल टू टू आर टू का होल स्क्वायर। यहाँ से क्या होगा, ये जो होगा आर टू इधर ले जाएंगे तो आर टू इक्वल टू माइनस आर टू इक्वल टू एक्स टू आ जाएगा, ठीक है। आर टू इक्वल टू हमारा एक्स टू आ जाएगा। और यही कंडीशन है, मतलब मैक्सिमम टार्क का कंडीशन क्या है, मैक्सिमम टार्क कब होगा, मैक्सिमम टार्क जब होगा जब आर टू की वैल्यू एक्स टू के बराबर हो, जो हमारा रोटर रेजिस्टेंस है वो रोटर जो होता है इंडक्टेंस के बराबर हो जाए, तभी हमारा कंडीशन फॉर मैक्सिमम टार्क आएगा। तो ये आपने हमको बताया। उसके बाद अब इफेक्ट ऑफ सप्लाई वोल्टेज क्या होगा, सप्लाई वोल्टेज ऑन स्टार्टिंग, हमने फार्मूला पढ़ा था। स्टार्टिंग में हमारा ये कांस्टेंट होता है, जितना वोल्टेज होता है उतना इंड्यूस वोल्टेज होता है वो फाई के बराबर होता है। तो यहाँ पे ये तीनों जो हैं, ये K1 R2 होल स्क्वायर, ये जो होगा तीनों जो ये जितना हमने लिखा है ये कांस्टेंट वैल्यू है, क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है बिल्कुल बदलेगी नहीं। और ये इंडक्टेंस वैल्यू है ये भी कांस्टेंट है, एट मतलब ये इनको कांस्टेंट लेंगे। जब कांस्टेंट लेंगे तो टॉर्क जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V का स्क्वायर हो जाएगा। ये याद रखिए, पूछता है हमारा टॉर्क जो होता है स्टार्टिंग कंडीशन में जब सप्लाई वोल्टेज जो होता है, इफेक्ट ऑफ चेंज इन सप्लाई वोल्टेज है स्टार्टिंग टॉर्क, तो ये जो होता है टॉर्क जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर हो जाएगा एट स्टार्टिंग कंडीशन। अब हमने स्टार्टिंग कंडीशन को पढ़ा, अब रनिंग कंडीशन के लिए पढ़ते हैं। रनिंग कंडीशन में टॉर्क का फार्मूला फाइंड करेंगे। सबसे पहले देखिए टॉर्क रनिंग कंडीशन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे फार्मूला तो वही रहेगा लेकिन यहाँ पे स्लीप आ जाएगा, स्लीप इंट्रोड्यूस हो जाएगा। और स्लीप जो होगा आपको वोल्टेज में भी आएगा और ये इंडक्टेंस भी आएगा। रेजिस्टेंस में स्लिप की कोई मतलब उसका रोल नहीं होता है। जो R2 होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ स्लिप होता है। ये कैसे होता है यहाँ पे हम नहीं समझा सकते, इसके लिए आपको लेक्चर देखना होगा, ठीक है। और हमारा I2 इक्वल टू मतलब IR की वैल्यू इतना हो गई, फिर R/Z होता है, ये हमारा cos फाई की वैल्यू आ गई। अब फिर से वही काम करेंगे, इसका वैल्यू रखेंगे। जब इसका वैल्यू रखेंगे ये हमारा मतलब इसी फार्मूला में रखेंगे, ये जो फार्मूला आप देख रहे हो इस फार्मूला में φ2 की वैल्यू मतलब IR की वैल्यू और cos फाई आर की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे। जब रखेंगे तो फिर से वही करेंगे, फिर जब वही करेंगे तो ये हमारा ई स्क्वायर हो जाएगा ना, हाँ ई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये ई है, ठीक है, E2 है, तो यहाँ से इसमें स्लीप इंट्रोड्यूस हो गया, देख सकते हैं ना, स्लीप इंट्रोड्यूस हो गया। और E2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई होता है, वही लिखा हुआ है कि पहले से हम समझते हैं।
तो मतलब यही है कि जब हमारा रनिंग कंडीशन है तो रनिंग कंडीशन में केवल स्लीप आ जाता है और स्टेशनरी कंडीशन में स्लीप की वैल्यू 1 होती है। वही लिखा है कि अगर स्लीप की वैल्यू 1 रख दें तो ये हमारा स्टार्टिंग कंडीशन की हमारी टार का इक्वेशन आ जाएगा। तो ये हमने देखा कि टार का इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं। इसे मतलब आप छोड़ नहीं सकते हैं, ये 7 नंबर में ज़रूर पूछता है। अब नाउ मतलब रनिंग कंडीशन में क्या होगा, रनिंग कंडीशन में मैक्सिमम टार क्या होगा, फिर वही करेंगे। फिर इसको टी वाई बराबर मतलब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 1/t ले लेंगे, इसको टार्क को 1 बाई मतलब आसानी से डिफ्रेंशिएशन करने के लिए रेसिप्रोकल ले लेंगे। जब रेसिप्रोकल इसको मतलब रेसिप्रोकेट कर देंगे तो ये R2 की वैल्यू न्यूमरेटर ऊपर हो जाएगा। फिर इसको हम मतलब सेपरेट करेंगे, सेपरेट करने के बाद 1/1 जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आगे जब जाएंगे तो R2 जो होगा मतलब डिफ्रेंशिएशन करेंगे, कर लीजिएगा आप, इतना हम नहीं बताएंगे। जो dy होगा वो ds के रेस्पेक्ट में जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो R2 होगा Ax2 के बराबर हो जाएगा। देखिए R2 जो है Ax2 के बराबर ये रनिंग कंडीशन में होगा। रनिंग कंडीशन में मैक्सिमम टार्क के लिए कंडीशन मैक्सिमम टार्क, लेकिन स्टेशनरी कंडीशन में क्या था, R2 जो है x2 के बराबर होता है, ये स्टेशनरी स्टेट का कंडीशन है। तो यही हमने लिखा है कि R2 जो है x2 के बराबर होगा इन रनिंग कंडीशन, तभी हमारा मैक्सिमम टार्क का कंडीशन आएगा। अदरवाइज मैक्सिमम टार्क कभी नहीं हो सकता। इस स्टेशनरी कंडीशन में R2 जो है मतलब x2 के बराबर होगा, लेकिन रनिंग कंडीशन में स्लीप इंट्रोड्यूस होगा, रनिंग कंडीशन में स्लीप इंट्रोड्यूस होगा। इतना आपने देखा कैसे हम फार्मूला मतलब डिराइव करते हैं, ये भी हमने समझाया। आगे हम चलते हैं टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक। इसको बिल्कुल अच्छे से पढ़ो भैया, ये आपके एग्जाम में ऐसा हो नहीं सकता कि ना आए, आता ही आता है। तो यहाँ पे दो कंडीशन होगा, टॉर्क स्लिप कंडीशन। टार्क का हमने ये फार्मूला हमने बताया कैसे आया, ये भी डिराइव किया। देखिए वन शॉट में हर एक चीज़ को हम समझा रहे हैं और इतने अच्छे से समझा रहे हैं कि आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आया। मुझे जहाँ तक उम्मीद है समझ में आ ही रहा होगा अगर एक बार पढ़े होंगे तो। ऐसा कुछ नहीं है कि जो मैं अपना 100% देने की कोशिश कर रहा हूँ आपको समझ में आए, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा अगर आप एक बार पढ़े होंगे। बार बार मैं बोल रहा हूँ। चलो अब सबसे पहले लो स्लिप जोन देखते हैं। यहाँ से नाम ही है लो स्लिप जोन। यहाँ पे स्लिप की वैल्यू R2 से कम होगी। जब स्लिप की वैल्यू R2 से कम होगी तो यहाँ से आप देख सकते हैं हमारा टॉर्क की फार्मूला है। तो अगर ये इसकी वैल्यू कम होगी, स्लिप की वैल्यू अगर इसका होल स्क्वायर करेंगे, अगर ये कम है और इसकी वैल्यू और स्क्वायर करें तो कम होगा, तो इसको हम क्या करते हैं, इस x2 की वैल्यू को नेगलेक्ट करते हैं। जब नेगलेक्ट करेंगे तो क्या होगा, लो स्लिप रीजन में ये जब इसको मतलब हम नेगलेक्ट करेंगे तो R2 से R2 हमारा कट जाएगा, तो ये हमारा टॉर्क जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्लिप के हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पहला कंडीशन पढ़ो। देखो हमने समझाया है, ये शायद आपके बुक में नहीं समझाया है, क्वांटम में शायद ही समझाया होगा, लेकिन हम समझा रहे हैं कैसे होता है। जब स्लिप की वैल्यू कम होगी तो R2 की वैल्यू ज़्यादा होगी। यहाँ से जब होल स्क्वायर करेंगे मतलब ये स्लिप की वैल्यू अगर होल स्क्वायर करोगे तो और कम होगी, और कम होगी तो इसको नेगलेक्ट कर देंगे। तो इसलिए जो हमारा टॉर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है स्लिप का इन लो स्लिप रीजन। लेकिन अगर दूसरा कंडीशन देखें हाई स्लिप रीजन, हाई स्लिप रीजन में क्या होगा, R2 की वैल्यू हमारी कम हो जाएगी, स्लिप की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। जब स्लिप की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी तो R2 को हम क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। ऊपर भी हमारा R2 खत्म हो गया, टॉर्क के अपना फॉर्मूला जानते हैं, स्लिप से स्लिप कट गया एक बार, हमारा स्लिप जो होगा यहाँ पे एक बच गया। तो ये हमारा स्लिप जो है टॉर्क के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा रनिंग कंडीशन में, सॉरी हाई हाई स्लिप रीजन में। आपने देखा दो कंडीशन, पहला देखा लो स्लिप रीजन, लो स्लिप रीजन में टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हाई स्लिप रीजन में ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये कैसे होगा यहाँ पे बिल्कुल हमने समझाया हुआ, समझ लिए। आगे हम अब टार्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक, इसे समझ लो बहुत अच्छे से। देखो इसको समझ लिए तो आपका काम खत्म। देखो ये हमारा मैक्सिमम टार्क, ये हमारा मैक्सिमम टार्क है, टार्क हो गया स्लिप, इनके दोनों के बीच में कैरेक्टरिस्टिक, ये हमारा स्लिप जीरो। ठीक है, यहाँ पे स्लिप की वैल्यू जीरो है मतलब ये एन एस स्पीड से रोटेट कर रहे हैं, यहाँ पे एन एस है। ठीक है, यहाँ पे स्लिप वन यानी एन आर इक्वल टू जीरो है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये हमारा ये एस इक्वल टू एस एम मतलब स्लिप जो है मैक्सिमम स्लिप है। देखो यहाँ से जैसे जैसे हम रेजिस्टेंस की वैल्यू, सबसे पहले देखो जैसे जैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाते हैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू पहले से कुछ फिक्स होगी। यहाँ पे आप जानते होंगे कोई भी मोटर होता है उसमें रेजिस्टेंस होता है, जैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे स्लीप का रीजन जो है, देखिए सबसे पहले ये देखो ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा, बता रहा हूँ एक बार समझा रहा हूँ। ये स्टेबल रीजन है, क्यों, क्योंकि टार्क जो है यहाँ पे देखो ये लीनियरली बढ़ रहा है, तो टॉर्क जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्लिप का है, तो इसलिए लो स्लिप रीजन। इन्वर्सली ये देख रहे हैं ये ऐसे आ रहा है, तो ये हमारा अनस्टेबल जोन है, ये हाई स्लिप रीजन है। यहाँ पे जो है टॉर्क जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है हमारा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। देखिए टार्क बढ़ रहा है ये घट रहा है, टार्क बढ़ रहा है स्लिप घट रहा है, यहाँ पे टार्क बढ़ रहा है और मतलब टार्क घट रहा है स्लिप बढ़ रहा है, तो ये हमारा अनस्टेबल रीजन। लेकिन ये स्टेबल दोनों बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाएंगे, देखो यहाँ पे एक बार और देख लो, यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस यहाँ पे यहाँ है, तो हमारी स्लिप की वैल्यू पहले मिल जाएगी। मतलब जैसे जैसे हम रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाएंगे हमारा मैक्सिमम टॉर्क पहले अचीव हो जाएगा, मैक्सिमम टॉर्क पहले अचीव हो जाएगा। ये हम आगे समझाते हैं। देखो
कैसे होगा, स्लिप इक्वल टू क्या होगा, R2/X2 होता है, ठीक है, हम जानते हैं। तो अगर R2 की वैल्यू बढ़ेगी तो हमारा स्लिप की वैल्यू बढ़ेगी, 100% R2 बढ़ेगा तभी हमारा स्लिप बढ़ेगा। जैसे देखो मैक्सिमम टॉर्क उतना ही होगा, यहाँ पे हमने लिखा है इफेक्ट ऑफ रोटर रेजिस्टेंस ऑन टॉर्क स्लिप कर्व। जैसे जैसे हम रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाएंगे, हमारा स्लिप जो होगा मतलब मैक्सिमम टॉर्क पहले ही मिल जाएगा। ये R2 की वैल्यू पहले इतना है, ये पहले R2 है, 2 R2 4 R2। जैसे जैसे R2 बढ़ाएंगे, पहले देखो इसमें स्लिप मतलब लो स्लिप रीजन, हाई स्लिप रीजन आपने देखा। जब लो स्लिप रीजन होगा तो टॉर्क जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो ये लीनियरली बढ़ेगा, लेकिन लो स्लिप रीजन में जब R2 की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी तो ये हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। देखिए टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है इसलिए हम थोड़ा स्पीड बढ़ा रहे हैं, ठीक है। आप पढ़े होंगे, बस आपको समझाना है, आपको समझ में आ गया। मेरा मेन मोटिव यही था कि आपको समझ में आ जाए। आपको एक बार समझाना है स्टेबल रीजन क्या होता है, अनस्टेबल रीजन होता है क्या होता है, टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, काम खत्म। आप इसको समझ जाइए और आपके एग्जाम में आता है बना लीजिए, बस यही लिखा हुआ है कि द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम टॉर्क इंडिपेंडेंट फ्रॉम रोटर रेजिस्टेंस। मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर कितना भी ज़्यादा ले लो, मैक्सिमम टॉर्क का एक वैल्यू मतलब सेम होगा। केवल ये होगा कि जितना ज़्यादा मतलब अगर पूरा मैक्सिमम ले लेते हो आप रेजिस्टेंस, तो एट द सेम टाइम आपको मतलब मैक्सिमम टार्क मिल जाएगा, लेकिन मैक्सिमम टार्क से कभी अधिक नहीं हो सकता अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा लेंगे तो। ये लिखा हुआ है कि टॉर्क इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम रोटर रेजिस्टेंस, ठीक है। हम जानते हैं कि आपको उतना समझ में नहीं आ रहा होगा अगर आप रिवाइज नहीं किए होंगे, ठीक है। तो एक बार आप पढ़ लीजिए, वीडियो लेक्चर भी आप देख सकते हैं अगर नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन यहाँ भी हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने आपका जो टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक था उसको भी बहुत अच्छे से समझाया, जो कि आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लास्ट टॉपिक ऑफ योर थर्ड चैप्टर। टाइम क्या होगा, 51 मिनट, मे बी 1 घंटे से अधिक होगा ये वीडियो का लेक्चर, लेकिन थर्ड यूनिट जो है बिल्कुल अच्छे से हमने कवर किया। जो आपका थर्ड यूनिट है मशीन का उसको बहुत अच्छे से कवर किया। चलिए देखते हैं लॉसेज इन इंडक्शन मोटर। देखिए आप पढ़े होंगे, आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा, 2 टाइप के लॉसेज होते हैं इंडक्शन मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, वट एवर। नो लोड टेस्ट, ब्लॉक रोटर टेस्ट। नो लोड टेस्ट क्या होता है, नो लोड टेस्ट जो होता है उसको कंडक्ट करते हैं रेटेड वोल्टेज, आपने पढ़ा भी होगा, किए भी होंगे कि उसमें रेटेड वोल्टेज होता है और डिटरमाइन क्या करते हैं, कोर लॉसेज। और ये जो होता है फिक्स लॉसेज होता है, फिक्स लॉसेज, और इसमें RM और XM की वैल्यू निकालते हैं। जब हमारा रोटर मतलब ब्लॉक रोटर टेस्ट या शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है, ये कंडक्टर रिड्यूस वोल्टेज और फुल लोड करंट पे करते हैं। वोल्टेज क्यों रिड्यूस करते हैं, क्योंकि ब्लॉक है। अगर फुल वोल्टेज दे दिए रेटेड वोल्टेज तो हमारा मोटर की वाइंडिंग जल सकती है। इतना डीपली नहीं जाएंगे, बस हमको यहाँ पे समझाना है कि लॉसेस कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, क्या होता है कंडीशन वो देख लीजिए। इससे हम क्या करते हैं, फुल कॉपर लॉस निकालते हैं, जो हमारा वेरिएबल लॉस के नाम से जानता है, वेरिएबल लॉस। ब्लॉक रोटर टेस्ट से हम वेरिएबल लॉसेज निकालते हैं, जैसे R2 डैश और X2 डैश निकालते हैं, ठीक है। और जो इंडक्शन जनरेटर होता है उससे हम असिंक्रोनस जनरेटर भी कहते हैं। असिंक्रोनस क्यों कहते हैं, सिंक्रोनस का होता है NS स्पीड सेम होता है, लेकिन इसका NS से हमेशा जो होगा स्पीड जो होगा कम होगा हमारा रोटर का, इसलिए इसको असिंक्रोनस जनरेटर कहते हैं। हमें इम्पोर्टेंट दिखा, हमने ऐड किया, आप भी ऐड कर सकते हो। कम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बोलने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन अब बिल्कुल लास्ट टॉपिक आपको समझा रहे हैं तो इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको समझा दें। चलिए टेस्टिंग ऑफ मतलब टेस्टिंग करती क्यों है इंडक्शन मोटर या कोई मोटर जनरेटर का, टेस्टिंग करने का दो ही मेन रीज़न होता है। परफॉर्मेंस इफिशिएंसी हम फाइंड करते हैं। परफॉर्मेंस अगर जनरेटर मोटर का हमें फाइंड आउट करना है, इसके लिए हम टेस्टिंग करते हैं। और टेस्टिंग कितने टाइप के होते हैं, नो लोड टेस्ट और ब्लॉक रोटर टेस्ट। 1 बाय 1 पढ़ते हैं। चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि हमारा टेस्ट कैसे होता है। उससे पहले हम नो लोड टेस्ट से, ब्लॉक रोटर टेस्ट से पहले हम DC टेस्ट पढ़ते हैं। ये आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है, मतलब सॉरी क्वांटम वांटम शायद दिया होगा, आई डोंट नो, लेकिन जो भी हम पढ़ा रहे हैं ये हम बुक से पढ़े थे, उसके बाद समझा रहे हैं, ठीक है। देयर आर मेनली 3 टाइप ऑफ टेस्ट। पहला जो होता है DC टेस्ट होता है। DC टेस्ट किस लिए करते हैं, ये जो आपको वाइंडिंग लगा हुआ है, वाइंडिंग का अगर देखिए कोई भी वायर फेंका हुआ है कहीं भी, अगर उसका रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है कि इसका रेजिस्टेंस कितना हो, एक 5 वोल्ट की या जो 1.5 वोल्ट की बैटरी आती है उसको लो और वहाँ से क्या करो, उसमें एक वोल्टेज देखो और करंट देखो, और वोल्टेज करंट मालूम हो गया तो V = IR होता है, राइट। यहाँ से आपको वोल्टेज मालूम हो गया, करंट मालूम हो गया। जब वोल्टेज करंट मालूम है तो रेजिस्टेंस पे डिवाइड करोगे, वहाँ से आपका DC मतलब टेस्ट फाइंड आउट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि जो मतलब ये इंडक्टेंस, आप जानते होंगे कि जो हमारा इंडक्शन मोटर होता है उसमें इंडक्टेंस आता है ना, लेकिन हम जब DC बैटरी से यूज करेंगे तो उसमें हमारा फ्रीक्वेंसी DC में 0 होता है, तो हमारा इंडक्टेंस की वैल्यू रहेगी नहीं। तो हमें बिल्कुल हम फाइंड कर लेंगे हमारा रेजिस्टेंस कितना होगा वाइंडिंग का। ये हम आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहे हैं।
आगे चलिए, जो आपको पढ़ना है हम समझाते हैं, बिल्कुल ऐसे समझिए, बिल्कुल समझ में आएगा। थोड़ा भी इसमें भूल चूक मत कीजिए, क्योंकि थोड़ा भी भूल चूक करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। नज़र हटी दुर्घटना घटी, मतलब दुर्घटना मतलब आपको समझ में नहीं आएगा। चलो, नो लोड टेस्ट क्या होता है? नो लोड टेस्ट को हम जीरो लोड टेस्ट भी कहते हैं और ओपन सर्किट टेस्ट भी कहते हैं। 3 नाम आप जान लो, कोई भी नाम से है भड़ाक देने। अब अपनी कॉपी में लिखो, बिना पेन को रोके हुए इतना तेज लिखो, समझो कि मतलब एग्ज़ाम 3 घंटे का है, उसको 2 घंटे में ही करके बैठ जाओ। आपकी पेन की रफ्तार इतनी होनी चाहिए, ठीक है। नो लोड टेस्ट क्या होता है? नो लोड टेस्ट को जीरो लोड टेस्ट के नाम से जानते हैं, ओपन सर्किट टेस्ट के नाम से जानते हैं। इसको हम रेटेड वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी पे करते हैं। ये हम 3 पे सप्लाई दे रहे हैं। इसमें क्या करते हैं, 2 वाट मीटर लगाते हैं, आप देखे होंगे। एक वोल्ट मीटर लगाते हैं पैरेलल में, एक अमीटर लगाते हैं। फिर से ये जो हमारा वाट मीटर है, इसे क्या करते हैं, ये हमारा जो है कनेक्टेड होता है 3 फेज इंडक्शन मोटर। और नो लोड टेस्ट में क्या होता है, हमारा जो होता है रोटर जो होता है वो ब्लॉक्ड नहीं होता है, वो ओपन होता है। हमारा इस पर कोई मतलब लोड लगा नहीं होता है, इसलिए इसको नो लोड टेस्ट कहते हैं। और ये टेस्ट क्यों हम परफॉर्म करते हैं, हमने लिखा हुआ है, दिस टेस्ट इज डन ड्यू टू डिटरमाइन कांस्टेंट लॉसेस। कांस्टेंट लॉसेस जो होता है उसे हम स्टेटर को कोर लॉसेस कहते हैं या मैकेनिकल लॉसेस। जब आपका मोटर जो है जब रोटेट होगा नो लोड पे, तो उसमें केवल स्टेटर में लॉसेज होंगे। देखो भैया, ये आपका स्टेटर हो गया, ठीक है। आप यहाँ पे रोटर हो गया, रोटर पे कोई लोड ही नहीं लगाओगे। जैसे आप साइकिल चला रहे हो, साइकिल पे कोई लोड ही नहीं लोगे तो उस पर कहाँ से लोड आएगा? जब साइकिल पे 10 किलो लोड लोगे तभी तो उसके मतलब चलाने में दिक्कत होगी। तो वही है कि इसकी मतलब केवल और केवल इसमें फिक्स लॉसेस होगा। और वो फिक्स लॉसेस क्यों होता है? क्योंकि इसमें हम रेटेड वोल्टेज दे रहे हैं, और वोल्टेज के कारण ईडी करंट लॉसेस, ईडी करंट और हिस्टैरिसीस लॉसेस होता है। और इसी लॉस की वैल्यू हमेशा फिक्स होती है, इसलिए इसे हम स्टेटर कोर लॉस या मैकेनिकल लॉस के नाम से जानते हैं। और ये जो होता है कांस्टेंट लॉस होता है। स्टेटर मतलब जो ये हमारा इसमें वही बोल रहा है कि रेटेड वोल्टेज लेते हैं, राइट। इसमें जो होता है आई नॉट की वैल्यू जो होती है वो 25 से 35% होता है। यही इसकी आई नॉट की वैल्यू बहुत कम होती है, इसलिए कॉपर लॉस नेगलेक्ट कर देते हैं। कॉपर लॉस होता ही नहीं है। कॉपर लॉस कब होगा? कॉपर लॉस इक्वल टू आप जानते होंगे H इक्वल टू आई स्क्वायर आर होता है, राइट। तो जब आई की वैल्यू हमारा केवल 20 से 25% है तो इसको नेगलेक्ट कर देते हैं। तो नो लोड टेस्ट में केवल और केवल हम फिक्स लॉसेज निकालते हैं। फिक्स लॉसेज क्या होता है? कोर लॉसेज। और कोर लॉसेज मतलब हिस्टैरिसीस और एडी करंट लॉसेज, यही हमने लिखा है। और हमारा नो लोड टेस्ट में जब हमारा पावर फैक्टर की वैल्यू होता है इंडक्शन मोटर में, वो लेस देन 0.5 होता है। आप यहाँ से निकाल लेना, वही हमने लिखा है कि डब्ल्यू एल इक्वल टू क्या होता है, आउटपुट अपन लॉसेज। आउटपुट लॉसेज जो होता है कोर लॉस कॉपर लॉस होता है, ये एनालिटिकल मेथड होता है, ये लिख लेना अपने एग्जाम में। यहाँ से हम डब्ल्यू नॉट की वैल्यू कैसे निकालेंगे? पावर इक्वल टू आप √3 VL आई नॉट कॉस फाई जानते हैं। कॉस की वैल्यू आप निकाल लेंगे डब्ल्यू नॉट अपन इतना, ये वैल्यूज हो गया। अब यहाँ से हम मैग्नेटाइजिंग करंट, मेन हमारा मोटिव क्या होता है? मैग्नेटाइजिंग करंट, वर्किंग करंट निकालना। और मैग्नेटाइजिंग आई नॉट की वैल्यू आई नॉट अपन कॉस फाई आप जानते होंगे। वर्किंग करंट कॉस फाई के मतलब इस रेफरेंस में होता है, और ये मतलब साइन फाई के रेफरेंस में हमारा मैग्नेटाइजिंग करंट होता है। आर इक्वल टू बी अपान आई होता है। और यहाँ पे √3 आएगा, क्योंकि हम 3 फेज का केस देख रहे हैं। यहाँ से हमने आर नॉट की वैल्यू निकाला, एक्स नॉट की वैल्यू निकाला, कॉस फाई की वैल्यू निकाला। और जब हमें सब कुछ की वैल्यू मालूम हो गई, तो हम यहाँ से हमारे कॉस फाई नॉट हमारा मालूम ही हो गया, आई नॉट की वैल्यू हमें मालूम ही होगी, हम जो मतलब नोड टेस्ट कर रहे हैं। यहाँ से हम वर्किंग करंट और मैग्नेटाइजिंग करंट, ईडी करंट लॉस, हिस्टैरिसीस लॉस, जो भी है इतना जितना हमने समझाया इतना आप लिखते हैं, ये फिगर बनाते हैं। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता यार कि 7 नंबर का क्वेश्चन आए तो आप 5 या 6 नंबर ना पाओ। 100% पाओगे, इतना आप लिखोगे। मतलब मेरे को भी 7 में 7 नहीं मिल पाता, आई डोंट नो। तो मशीन फर्स्ट का अभी हमने एग्ज़ाम दिया था, उसमें पूरा अच्छे से हमने किया था। मशीन फर्स्ट में मुझे आशा था कि 70 में 60 तो आना चाहिए, लेकिन आया कितना नंबर? 41 या 42 नंबर आया था। आई डोंट नो कैसे कहाँ पे चेक होता है, लेकिन हाँ ये हो सकता है कि आप पढ़ के जाओगे, आप लिखोगे थ्योरी तो आप फेल तो नहीं होगे, या एक मतलब डिसेंट स्कोर लाओगे। तो ऑब्वियसली आप पढ़ो और अच्छा से अच्छा स्कोर करो, नंबर के पीछे मत भागो। फिर से मैं कह रहा हूँ, हमेशा शायद कहता ही हूँ कि स्किल के पीछे भागो, क्योंकि ये दुनिया, ये जो एरा है वो स्किल की है। आगे हम चलिए आगे बात करते हैं अपना लास्ट टॉपिक, जो है हमारा ब्लॉक लोडर टेस्ट। टाइम क्या हो गया? 58 मिनट। चलो, और 5 मिनट में बिल्कुल हम 5 मिनट या 2 मिनट में ख़त्म कर लेंगे। ब्लॉक लोडर टेस्ट क्या होता है? ब्लॉक लोडर टेस्ट जो होता है वेरिएबल लॉस टेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि देखो, ये जो है ब्लॉक रोटर टेस्ट है, यहाँ पे हम जो इंडक्शन मोटर होता है उसमें हम ब्लॉकेज करते हैं। जैसे ये हमारा देख लो, ये मतलब ये हमारा लोड हो गया, इसको हम जो हमारा मोटर का रोटर है उसको हम ब्लॉक करते हैं। आप जब किए होंगे टेस्ट,
जब हम लेक्चर पढ़ा रहे थे उसमें एनिमेशन से बताया, लेकिन यहाँ हम एनिमेशन नहीं ला पाए, इसके लिए सॉरी। लेकिन आपको बता रहे हैं, देखिए ये आपका रोटर है, इसको हम पट्टे से, आप जब किए होंगे आप अपने मशीन लैब में, इसको पट्टे से ब्लॉक करते हैं। जब ब्लॉक करोगे भैया तो इसमें हीट डेवलप होगा, और हीट इक्वल टू आई स्क्वायर आर होता है। जब आई स्क्वायर की वैल्यू घटती बढ़ती रहती है, जब घटेगी बढ़ेगी और रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा घटेगा, तो इसमें हमारा लॉसेज जो होगा वेरिएबल होगा। कॉपर लॉसेज कांस्टेंट नहीं हो सकता, इसीलिए इसको ब्लॉक रोटर टेस्ट को हम वेरिएबल लॉसेज कहते हैं। और इसका भी फिगर कैसे होगा, सबसे पहले देखो यहाँ पे रिड्यूस वोल्टेज लेते हैं। हमने बताया था क्यों रिड्यूस लेंगे, रिड्यूस नहीं लेंगे, अगर रेटेड लेंगे तो 5 मिनट में हमारे मोटर जल के ख़त्म। और जो भी हम मोटर खरीदे थे या हमारे कॉलेज में 30-35 हज़ार, जो भी 25 हज़ार का मोटर आया, जल के राख। तो इसलिए हम क्या करते हैं, रिड्यूस वोल्टेज, और रिड्यूस मतलब वोल्टेज लेते हैं। यहाँ पे हमने 3 फेज़ स्टेटर पे सप्लाई दिया, वोल्टेज लिया पैरेलल में। यहाँ पे हमने मीटर लिया, 2 वाट मीटर लिया। और अब आगे क्या करते हैं, मतलब टेस्टिंग करते हैं। ये जो टेस्टिंग होता है, जो हमारा शॉर्ट सर्किट टेस्ट या ब्लॉक रोटर टेस्ट होता है, ये फुल लोड कॉपर लॉस के लिए हम फाइंड करते हैं। इसे ब्लॉक प्रॉपर अरेंजमेंट करते हैं, उसके बाद हम ब्लॉक रोटर टेस्ट फाइंड करते हैं। यहाँ पे स्टेटर इज सप्लाई बाई रिड्यूस वोल्टेज। जब रिड्यूस वोल्टेज करेंगे तो हमारा क्या होगा, रिड्यूस वोल्टेज करेंगे जब वोल्टेज की वैल्यू कम हो जाएगी, तो इसमें हमारा जो कांस्टेंट लॉसेज जो होता है, हिस्टैरिसीस लॉसेज और ईडी करंट लॉसेज होगा, ये कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज पर डिपेंड करता है हमारा कांस्टेंट लॉसेज। तो यहाँ पे देखिए, जब हम नो लोड करते हैं ना, एक मिनट थोड़ा इस अच्छा पेज ले लेते हैं यहाँ, मतलब क्लियर ले लेते हैं। नो लोड टेस्ट जब करते हैं, नो लोड, तो उसमें कॉपर लॉस टेस्ट जो होता है, कॉपर लॉस, उसको हम नेगलेक्ट करते हैं। जब हम ब्लॉक रोटर करते हैं, ब्लॉक रोटर टेस्ट, ठीक है, तो उसमें हम फिक्स लॉसेज, जो हमारा कोर लॉसेज होता है, उसको हम नेगलेक्ट करते हैं। बस इतना ही आप समझ लो। आगे वही हमने लिखा है कि जो कोर लॉसेज होता है, आपका कोर लॉसेज या मैग्नेटिक लॉसेज होता है, उसको हम नेगलेक्ट करते हैं हमारा ब्लॉक रोटर टेस्ट में। टोटल लॉसेज इक्वल टू फुल लोड कॉपर लॉसेज के बराबर होता है। ये जो होता है पावर इक्वल टू अंडर 3 VSC, हम इसे शॉर्ट सर्किट करंट लेंगे, ISC cos फाई, जैसे हमने उसमें लिखा था, ओपन सर्किट में, वैसे यहाँ पर लिखा लेंगे cos फाई इक्वल टू P/, ये मतलब इसको इक्वेट करेंगे, इतना आ जाएगा। आर की वैल्यू आर ए मतलब रेजिस्टेंस शॉर्ट सर्किट क्या होगा, VSC, जो शॉर्ट सर्किट वोल्टेज, शॉर्ट सर्किट करंट, जो हमारा शॉर्ट सर्किट रेजिस्टेंस आ जाएगा। यहाँ से शॉर्ट सर्किट हम इंडक्टेंस फाइंड कर लेंगे। बस आज के लिए इतना ही। तो जो आपका यूनिट नंबर 3 है, वेरी वेरी थैंक यू। अगर आप यहाँ तक जुड़े हुए हैं तो एक चीज़ करना मत भूलिए, भले ही आप सब्सक्राइब करो या ना करो, उससे हमको कोई मतलब नहीं। आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करोगे ही करोगे, हमको कहना नहीं है। लेकिन हमको आपको ये कहना है कि आप जितना नॉलेज को शेयर कर सकते हो उतना शेयर करो। कमेंट करना मत भूलना, अगर अच्छा लगा तो लाइक करना। तो इतना काम करो। और जो आपका मशीन फर्स्ट मतलब मशीन सेकंड है, मशीन सेकंड का 1 शॉट जो यूनिट नंबर 3 है, इसको हमने 1 घंटा 2 मिनट में बिल्कुल अच्छे से, ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा। देखो एक बार टॉपिक लेके चलते हैं आपको। टॉपिक जो है, मतलब ये आप टॉपिक देख सकते हो, बिल्कुल टॉपिक हमने हर एक चीज़ को कवर किया, ठीक है। तो चलिए, इसके लिए हम आपको एक बार और कहते हैं, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।